नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 9 तारीख से एप्लीकेशन प्रारंभ हो गए हैं, यानी आप अब अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी उसमें बारीकियां हैं और बहुत सारे आप लोग के मन में प्रश्न हैं। कल भी हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको जो बहुत बेसिक बातें थी जो है इसके बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, शैक्षिक योग्यता के बारे में, वो सब डिस्कस किया था। लेकिन आप लोग के 500 से अधिक कमेंट पढ़ के ऐसा लगा कि बहुत डीपली आप लोग को जो है नोटिफिकेशन के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको कहीं ना कहीं आप उसकी वजह से फॉर्म को गलत अप्लाई कर सकते हैं या गलत फिल कर सकते हैं, जो आपके लिए आगे बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। हर साल हम लोगों ने देखा है, अनुभव है ये अपने स्टूडेंट्स के साथ में, कि फॉर्म भरने में हुई छोटी सी त्रुटि जो है उनको मेंस प्री तो क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि प्री में कहीं कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती नहीं है, कहीं पर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करना होता। लेकिन जब मेंस की बारी आती है तब पता चलता है कि डॉक्यूमेंट्स सही ना होने की वजह से या गलत ऑप्शन टिक कर देने की वजह से उनको मेंस से वंचित रहना पड़ता है, या यूँ कह लीजिए कि फाइनल सिलेक्शन से ही वंचित रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कोई जल्दबाजी ना कीजिए, पहले चीज़ों को समझिए। कोई क्वेरी है उसको अपना रिजॉल्व कर लीजिए। 1 महीने का वक्त पर्याप्त होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लास्ट में फॉर्म भरिए, फॉर्म तो जल्दी से जल्दी भरना चाहिए, लेकिन किसी दुविधा की स्थिति में आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। हमेशा सोच समझकर अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके कि कहाँ यस करना है, कहाँ नो करना है, आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, किस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ये सब चीज़ें आपको जो है देखनी होंगी, तभी आप अप्लाई करिए। तो आज जो है ये वीडियो है थोड़ा सा लंबा ज़रूर रहेगा, लेकिन हम एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। जितने भी आपने कमेंट्स किए थे उनको भी जो है हम एक तरह से उनका भी सारा उत्तर देंगे। भले ही किसने कमेंट किया था, किस नाम से किया था, इसका कोई मतलब नहीं है। हम उन फैक्ट्स पे बात करेंगे जो पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो है ओ लेवल को लेके कई बार मैंने क्लियर भी किया है, इसी चैनल पर इंडिविजुअल वीडियो भी है कि ओ लेवल के इक्विवेलेंट कौन कौन से कंप्यूटर कोर्सेज मानने हैं। जो मई 2022 का जियो है उसके अनुसार पूरा एक वीडियो ही स्पेशल बना हुआ है, आप उसको देख लीजिए। फिलहाल आज हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ हम नहीं छोड़ना चाहते कि आप लोग के मन में उसको लेके कोई शंका की स्थिति बनी रहे, कोई दुविधा की स्थिति बनी रहे। तो सबसे पहले 9 तारीख से ये फॉर्म का एप्लीकेशन शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने फॉर्म भर भी लिया है। खैर, इनका OTR तैयार था, उन्होंने भर लिया है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। और 9/11 तक ही फीस जमा होगी, 9/11 तक ही जो है ये अप्लाई होगा। तो किसी भी स्थिति में 9 तारीख तक का आप लोग को वेट नहीं करना है। 11 हर हालत में आप कोशिश करिए कि अक्टूबर में ही अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आखिरी के दिनों में क्या होता है कि आयोग की वेबसाइट पे बहुत दबाव होता है। जैसे शुरुआत के अभी 3-4 दिन बहुत ज़्यादा दबाव है, सभी लोग एकदम से भाग के फॉर्म भरने में लग गए हैं, OTR फिल करने में लग गए हैं। आज मैंने खुद भी जो है OTR वाला सेक्शन खोला कि मैं देख लूँ क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो बहुत OTR वाला सेक्शन तो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, इसलिए परेशान मत हों। 2-4 दिन वेट कर लीजिए। और सबसे बढ़िया समय तो है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट OTR वाला काम कर लें या फॉर्म भरने वाला, तो उस समय वेबसाइट जो है बहुत स्मूथ चलती है सर्वर पर, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता है। एक और चीज़ है, जो लोग साइबर कैफ़े से अपना फॉर्म भरवाते हैं, खासकर जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, वो साइबर कैफ़े वाले के पास जाते हैं, उसको अपना सब डिटेल लिख के दे देते हैं, फ़ोटो इत्यादि दे देते हैं, कहते हैं भर दो। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप जाइए साइबर कैफ़े से भरवाइए, कहीं से भरवाइए, किसी भी की भी हेल्प लीजिए। खुद का अपना ईमेल आईडी डलवाइए, खुद का अपना मोबाइल नंबर डलवाइए जो आपके पास रहता है, और अपने सामने ही हर कॉलम को देख देख के भरवाइए। पिछले बार मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि मेरे 2-3 स्टूडेंट ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, और आज अगर उन्होंने छोटी सी गलती ना की होती है साइबर कैफ़े वाली, तो निश्चित रूप से समीक्षा अधिकारी होते सचिवालय में। इतनी बढ़िया उनकी तैयारी थी, प्री तो निकाला ही, मेंस में जो है वो केवल एक छोटी सी गलती के कारण, यस नो करने के कारण जो है चूक गए। और
वही था, वही आशंका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि साइबर कैफ़े वाले से उन्होंने फॉर्म भराया था। उसने अपनी ईमेल आईडी यूज़ की थी, अपना जो है मोबाइल नंबर यूज़ किया था, और ना फॉर्म का प्रिंट आउट दिया था, ना पीडीएफ दिया था, और बाद में जो है वो उसमें कई सारे ऑप्शन गलत थे, सिग्नेचर किसी और का अपलोड था। क्योंकि साइबर कैफ़े वाले भी क्या करते हैं, उनके पास 10 लोगों का जो है एक साथ काम आ जाता है। तो 10 लोगों का जब आ जाता है तो किसी की फ़ोटो किसी के साथ बदल गई, किसी की सिग्नेचर किसी के साथ बदल गई। अब ऐसी स्थिति में अगर आपने केवल आंख बंद करके उस पर ट्रस्ट करके भरवा लिया है तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा ही होगा। तो मैं फिर से सचेत करता हूँ, मैं इस चीज़ को मैंने बहुत, इस दर्द को मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो इन सब छोटी छोटी गलतियों की वजह से प्री क्वालिफाई होने के बाद मेंस में मतलब अच्छी तैयारी होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि उनका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया गया। अंत में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाया वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। वही जो आरओ या एआरओ के लिए गलती होती है, यस नो करने वाली, और एआरओ में एलिजिबल नहीं थे, एआरओ में यस कर दिया, एआरओ में उनका सिलेक्शन हो गया, वो आखिरी तक पढ़ते रहे। फिर उनको ये पता चला कि उन्होंने एआरओ में ओके किया था, आयोग तक दौड़ भाग कर गए, कुछ नहीं हुआ, आयोग नहीं सुनता है। जब आपने प्राइमरी लेवल पर ही गलती करेगी तो आयोग उसमें क्यों आपको क्षमा करेगा। आयोग के पास इतना समय थोड़ी है कि वो एक एक का जो है दुखड़ा सुने या सभी के लिए कुछ स्पेशल छूट दे। तो बार बार मैं ये बात कहता आता हूँ कि फॉर्म भरने का जो पहला चरण है वो बिल्कुल सही से सोच समझ के पूरे डिटर्मिनेशन के साथ और पूरी एक्यूरेसी के साथ जो है शुरुआत करिए। ये तो डेट्स हैं। सबसे पहला काम है ओटीआर का। ओटीआर का सैंपल पीडीएफ भी वेबसाइट पे है, ओटीआर का पूरा सेक्शन है। अगर आपने अभी तक ओटीआर को नहीं भरा है तो सबसे पहले ओटीआर जाकर भरिए। और अगर वेबसाइट पे हैवी ट्रैफिक है, वेबसाइट नहीं चल रही है, तो एकदम से बिल्कुल एक्साइटमेंट में जो है ऐसा ना करिएगा कि आप भर दीजिएगा फिर पता चला अपलोड हुआ नहीं हुआ, सबमिट हुआ नहीं हुआ। कभी कभी वेबसाइट एकदम से ब्लैंक हो जाती है ऐसी स्थिति में। तो उस समय भरिए जब जो है वेबसाइट पर लोड कम हो। इसीलिए मैं अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट की बात कर रहा हूँ। ये सबसे उपयुक्त समय है, या सुबह बहुत जल्दी 8-9 बजे भी जो है इतना ज़्यादा उस पर जो है ट्रैफिक नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का फॉर्म जो है कहीं ना कहीं बाज़ार में साइबर कैफ़े इत्यादि से भरवाते हैं लोग। तो 10-11 बजे के बाद से लेके और 3-4 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा जो है सर्वर पर लोड रहता है। तो इस टाइम को आप जो है अवॉइड भी कर सकते हैं या 2-4 दिन का इंतज़ार कर लीजिए। ओटीआर भरिए, उसमें अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, सब कुछ बिल्कुल सही भरिए। अगर आपने पहले भरा है, जैसे मान लीजिए आपने भी पीसीएस की परीक्षा दी थी, उसके लिए भरा है और आपको कोई चीज़ अब अपडेट नहीं करनी है, आपके क्वालिफिकेशन में कोई चीज़ अपडेट नहीं करनी है, तो आपका वही ओटीआर काम करेगा। आपको दोबारा कोई नया ओटीआर नहीं भरना। ये भी प्रश्न कई लोगों ने पूछा था कि क्या सर नया ओटीआर भरना पड़ेगा या जो है हमारा 6 महीने पहले 3 महीने पहले का है वो काम चल जाएगा। बिल्कुल कर जाएगा। अगर आपने अभी साल भर में जब से ओटीआर शुरू हुआ है तब से अगर ओटीआर कभी भी जो है भरा है और ओटीआर का आपके पास नंबर है, वही ओटीआर जो है आपका काम करेगा। कुछ लोग का ये प्रश्न था कि मेरा ओटीआर नंबर मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, तो अपनी एक बार ईमेल चेक कर लीजिए। अगर ईमेल पे आपको नहीं मिलता है, वैसे ईमेल पे सभी को भेजा जाता है। इन केस आपने ईमेल गलत दिया हो या किसी और का दिया हो, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ओटीआर जानने के लिए भी एक सेगमेंट जो है वेबसाइट पर ऑप्शन है, नो योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर करके, वहाँ पर एक टैब दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपनी जानकारी भर के जो है आप ओटीआर भर सकते हैं। तो ये ओटीआर के बारे में हो गया। अब मान लीजिए आपने पीसीएस के समय जब आपने ओटीआर भरा था या किसी भी परीक्षा के लिए जब भरा था, तो उसके बाद आपने कोई, मान लीजिए आपका ओ लेवल आपने प्राप्त कर लिया है या कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया है या कोई और क्वालिफिकेशन आपने जोड़ ली है, तो एक बार अपने ओटीआर को फिर से अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने का ऑप्शन वहाँ हमेशा खुला रहता है। तो जो भी नई चीज़ आपके साथ है उसको अपडेट कर लीजिए। और एक सिंक्रोनाइज का ऑप्शन है, अभी मैं आपको स्लाइड्स में दिखाऊंगा, तो उस सिंक्रोनाइज के ऑप्शन पे जाकर उसको सिंक्रोनाइज कर लीजिए, जिससे जब आप आरओ का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वो सारा डेटा जो आपने ओटीआर में अपडेट किया है वो फेच होके आ जाए। और मान लीजिए अभी आपने ओटीआर भरा है 1 घंटा पहले, तो तुरंत आप फॉर्म ना भरिए, 24 घंटा
48 घंटा OTR भरने के बाद वेट कर लीजिए। कभी कभी सर्वर में ऐसी दिक्कतें होती हैं कि OTR पर जो आपने अपलोड किया है वो डेटा जो है फेच होकर आपके फॉर्म में नहीं आ रहा। ये भी कंप्लेंट कई लोगों ने की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप OTR और ये रजिस्ट्रेशन एक बार में ही करें। आयोग ने खुद लिखा है कि 72 घंटे इंतज़ार कर लीजिए और OTR नंबर जब आपको प्राप्त हो जाए, एक बार OTR को खोल के देख लीजिए सारा डेटा सही है जैसा आपने भरा था, फिर आगे प्रोसीड करिए। तो ये जो है पहला स्टेप जो है बहुत ज़रूरी है और OTR के बिना आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। तो OTR सबसे पहले कर लीजिए, फिर फॉर्म भरिए। तो ये सब OTR के बारे में जो हमने बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कुछ बेसिक चीज़ें ये हैं कि पहली चीज़ ये है कि आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए समीक्षा अधिकारी के लिए आपको सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए और आपकी उम्र 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। किस डेट को? 1 जुलाई 2023 को, 1 जुलाई 2023 को। और आपको क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी स्नातक होना चाहिए। स्नातक आप किस विषय में हैं, किस डिग्री, कौन सी आपके पास डिग्री है, कौन सा वो है, इससे कोई मतलब नहीं, बस सिंपल स्नातक होना चाहिए। और स्नातक में तो आयोग ने इतने सारे ऑप्शन खोल दिए कि बीटेक वाला भी है, BBA वाला भी है, BCA वाला भी है। ये सब स्नातक माना जाएगा, जहाँ पर भी बैचलर डिग्री, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, हर तरह की बैचलर डिग्री को अलाउ कर ही दिया है। आगे जो है इसके बारे में डिटेल लिखी है। तो आप ये इंश्योर हो जाइए कि अगर आपके पास फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, क्या है अंतिम तिथि? 9/11/2023, यानी 9 नवंबर 2023, तब तक आपके पास वो डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए जो आप, जिसके आधार पर आप जो है ये फॉर्म भर रहे हैं। यानी अगर आप कह रहे हैं कि आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 9/11/2023 से पहले ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप कहते हैं आप O लेवल आपके पास है या कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट जो आप क्लेम कर रहे हैं, DCA, PGDCA, बहुत सारे जो है भी आगे आपको दिखाएंगे जो कोर्सेज मान्य हैं, तो आपके पास 9/11 तक पूरा सब कुछ होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि केवल रिजल्ट आ गया है उससे काम चल जाएगा, आपके पास जो है उसका प्रॉपर रिजल्ट का मतलब सर्टिफिकेट वगैरह भी होना चाहिए 9/11 तक। तो तब जाके जो है आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आप नहीं, आपके पास था और आपने केवल यस कर दिया है तो प्रीलिम्स में तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के समय कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं देखा जा रहा है। आप हो सकता है प्रीलिम्स क्वालिफाई भी हो जाए तो मेंस के समय आप जो है जब डॉक्यूमेंट लगाना होगा उस समय आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा, जो एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति होगी। इसलिए अपनी क्वालिफिकेशन को जो है बिल्कुल समझ लीजिए। और कई चीज़ें और भी हैं कि अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र को जो है आयोग निरस्त कर सकता है। किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत अगर ये पाया जाता है कि आपने जो सूचना भरी है वो असत्य है, आपने कोई चीज़ छुपाई है, कोई तथ्य छुपाया है, तो आपको एक तो उस परीक्षा से तो बाहर किया ही जाएगा, बाकी आने वाली कई परीक्षाओं से भी आपको डिबार किया जा सकता है, यहाँ पर रखा। फिर चौथी चीज़ क्या है कि आप कहीं से भी फॉर्म भरवाते हैं, मान लीजिए आप साइबर कैफ़े से भरवाते हैं या आप जो है स्वयं भरते हैं, OTR की भी PDF फाइल सेव कर लीजिए अपने पास जो आपने भरा है, और साथ में फॉर्म की भी फील्ड PDF फाइल सेव कर लीजिए। और केवल PDF ना सेव कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट बाकायदा निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। कभी कभी PDF वगैरह मान लीजिए आपका फ़ोन फॉर्मेट हो गया, कोई दिक्कत हो गई तो गायब हो सकती है, या अपनी गूगल ड्राइव में सेव कर लीजिए, अपने ईमेल पर उसको सेव कर लीजिए। मतलब सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि बाद में बड़ी समस्याएं होती हैं। कभी कभी आपको खुद नहीं याद रहता है कि आपने क्या ऑप्शन में यस किया था, क्या ऑप्शन में नो किया था, और जब आगे आयोग की तरफ से नोटिस आती है कि आपका फॉर्म में ये गलती थी, तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि आप जो है आपने ये भरा था या नहीं भरा था ये। तो इसके लिए आपके पास जो है यहाँ पर लिखा है सॉफ्ट व हार्ड कॉपी दोनों होनी चाहिए। और अगर आपको आयोग से कोई पत्राचार करने की नौबत आती है बाद में किसी भी स्थिति में, तो आपके पास हार्ड कॉपी वहाँ दिखानी पड़ेगी। फिर ये आप ढूंढेंगे कि मैंने तो वो साइबर कैफ़े से भरवाया था, उसने मुझे नहीं दिया, उसने प्रिंट आउट नहीं दिया, तो ये सब जो है आयोग में जो है सुनवाई इस पर नहीं होगी। ये सब जो है हम लोग के प्रैक्टिकल अनुभव हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स से हम लोग ये सब जो है सुन चुके हैं।
और अभी आपको आयोग को कोई भी हार्ड कॉपी नहीं प्रेषित करनी है। वो काम कब किया जाता है? मेंस के समय किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले अब अपने कोर्स के बारे में 2 मिनट अपडेट कर दें। कई लोग की इंक्वायरी थी कि क्या सर आपका कोर्स लें तो 3 महीने में पढ़ के हम जो है, क्योंकि 3 महीने का लगभग समय है, जैसा कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। कुछ लोगों ने तो डेट भी डिक्लेयर कर दी है कि 4 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। हो सकता है उसके पीछे सच्चाई हो, लेकिन मैं तभी उस बात को कहता हूं जब तक जो है मुझे कहीं से जो है सीधे ना पता चल जाए किसी ऑथेंटिक सोर्स से, या वो ऑफिशियली जो है अनाउंस ना हो जाए। तो 4 फरवरी भी हो सकता है और जनवरी का लास्ट वीक भी हो सकता है, फरवरी के फर्स्ट वीक में कोई भी डेट हो सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मेरा अनुमान है वो ये है कि जनवरी का अंतिम सप्ताह या फरवरी का प्रथम सप्ताह, हम लोग अभी इसी तरह से बोलेंगे। तो अभी आपके पास कुल 3 महीने का समय शेष है। आपने हमारा एक वीडियो भी देखा होगा जिसको मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये वाला वीडियो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको देख लीजिए। 7 सितंबर को ये चैनल पर अपलोड हुआ था और स्ट्रेटजी के नाम पे अब कुछ बताने को शेष नहीं है। जब 1-1.5 महीना बचेगा एग्ज़ाम का तो लास्ट मोमेंट के बारे में कुछ टिप्स हैं वो तब बताई जाएंगी, क्योंकि वो जो है अभी के लिए वो ठीक नहीं है। अभी आप लोग बिल्कुल शॉर्टकट में आ जाएंगे। तो अभी आप लोग जो है ये वाला वीडियो जिसने नहीं देखा है इसको ढूंढ के चैनल पर देख लीजिए। इसमें मैंने बताया है कि आप 3 महीना 4 महीने में अगर आप ये परीक्षा निकालना चाहते हैं तो वो कौन से 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको पढ़ लेने मात्र से आप जो है ये परीक्षा प्रीलिम्स गारंटी से पास कर जाएंगे। उसके और जिस तरह से इस वीडियो में मैंने बताया है शायद मैं दोबारा फिर से ना एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए। अभी बीच में हम स्ट्रेटजी पर बीच में बात करते रहेंगे, लेकिन ये अपने आप में एक संपूर्ण वीडियो है, या यूँ कह लीजिए कि अल्टीमेट वीडियो है। इसके बाद अब बताने को कुछ शेष नहीं रह जाता है अगर हम 3 और 4 महीने की स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो हम फिर उसी प्रश्न पे आते हैं कि अगर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ते हैं तो क्या 3 महीने में आप जो है कोर्स पढ़कर या कोर्स के साथ जुड़कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं? तो अभी भी मेरा जवाब है हाँ, लेकिन ये अंतिम मौका है। मतलब अब आप जब 1-1.5 महीने बाद ये बात पूछेंगे तो मैं स्पष्ट रूप से कह दूंगा कि नहीं, हम इस प्रकार की कोई भी गारंटी या आश्वासन नहीं दे पाएंगे। लेकिन अभी हम जरूर कह सकते हैं कि अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, अगर आप 7-8 घंटा डेली अपने आप को पूरे टाइम देने को तैयार हैं और बहुत डेडिकेटेड होकर पढ़ सकें, तो अभी भी आप अगर हमारा कोर्स लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी देर नहीं हुई है। जो स्ट्रेटजी हमने बताई है उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए कोर्स के वीडियोज़, नोट्स और टेस्ट सीरीज को प्रॉपरली हल कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब रिवीजन करिए। सब कुछ आपको मटेरियल दिया गया है और अब कई सारा जो है करंट अफेयर से रिलेटेड मटेरियल चैनल पर भी और कोर्स में भी नए सिरे से अपडेट होने जा रहा है, क्योंकि अब एग्ज़ाम की एक हमको संभावित ड्यूरेशन या तिथि पता चल गई है कि कितने दिनों में एग्ज़ाम होगा। तो उसके हिसाब से हमारी तैयारी शुरू हो गई है। तो अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि कोर्स से जुड़कर आप जो है 2021 का हमारा रिजल्ट देख ही रहे हैं, 45+ सिलेक्शन है हमारे संस्थान से, और निश्चित रूप से इस बार जो है इससे ज़्यादा सिलेक्शन हमारा देने का प्रयास रहेगा। और हम लोग 1.5 साल से जो है मेहनत कर रहे हैं, वैकेंसी काफ़ी लंबे समय से लटक जाने के बाद, लेकिन हमारा जो है 1.5 साल से हमारे साथ जुड़ के कई लोग तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उस स्तर पर बहुत सारे लोग हमारे बैच में पहुंच चुके हैं जो इस लीडर बोर्ड में दिखाई देंगे। आप भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी ऐसा कुछ बिगड़ नहीं गया है। ये जो नंबर दिख रहा है 9506742546, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए RO 2023 लिखकर, और आप हमारे कोर्स से जुड़कर अभी भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो बेहतर है, सेल्फ स्टडी करिए, कोई समस्या नहीं है। स्ट्रेटजी वाला वीडियो देख लीजिए और अपने आप से पढ़िए। ऐसा कोई जो है नहीं है कि केवल किसी के कोर्स या किसी कोचिंग या किसी बैच से जुड़कर ही सफलता पाई जा सकती है। मैं हमेशा इस बात को जो है इसके कंपल्सन का हमेशा विरोध करता हूँ। लेकिन उनके लिए जो स्वयं से मतलब मटेरियल नहीं इकट्ठा कर सकते हैं या स्वयं उनमें विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है, तो
ऐसी स्थिति में अगर आप जो है दिशाहीन हैं, आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर पढ़ने में ज़्यादा सुविधा है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हिंदी के लिए मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ये हमारी बुक अगर आपके पास नहीं है तो आपको अभी आज ही जो है ले लेने चाहिए। आपके शहर में जितने बड़े बुक स्टोर्स हैं वहाँ भी मिल जाएगा, नहीं तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे आप डिकोड एग्ज़ाम हिंदी आरओ बुक लिख के जो है सर्च कर लीजिए, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप मंगवा लीजिए। ये बुक आपको मिल जाएगी। ये जितनी सारी बुक्स लिखी हुई हैं जो हम लोग बताते हैं कि ये पढ़नी चाहिए, आप ये मान लीजिए कि ये सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, केवल एक किताब ये पढ़ेंगे और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं सब का निचोड़ और इनसे ज़्यादा इस लिस्ट, ये लिस्ट तो छोटी है, कम से कम 2-3 बुक इसमें मैं और जोड़ सकता हूँ। इन सब का जो है निचोड़ इस बुक में मौजूद है और पूरी तरह से रिफाइंड संशोधित बुक है। क्योंकि क्या होता है कि जो हिंदी की कई किताबें होती हैं उनमें बीच बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, किसी में हरदेव बारी साहब ने किसी में किसी चीज़ का तत्सम कुछ लिखा है, फिर जो है PN पांडे साहब की बुक उठाइए तो उसमें तत्सम तद्भव किसी का कुछ लिखा है, या विलोम में इस तरह से कन्फ्यूजन है। तो उसके बाद जो है शब्दकोश के आधार पर और जो है कई अन्य स्रोतों से मिलाकर जो है ये देखा गया है कि कहाँ कौन सा जो है किस चीज़ के पक्ष में ज़्यादा लोग हैं। मान लीजिए 5 राइटर्स जो है एक ही बात कहते हैं, एक राइटर्स जो है एक अकेला जो है उसके विपरीत बात कहता है, तो हम 5 वाले को जो है सही मानते हैं, क्योंकि आयोग भी उसी को प्रेफरेंस देगा। तो इसी तरह से बहुत गहन रिसर्च के बाद और 2021 वाला जो पेपर हुआ था समीक्षा अधिकारी प्री मेंस, उसमें 59 क्वेश्चन, प्री में 59 क्वेश्चन जो है इससे आए थे। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मेरा वीडियो जो एग्ज़ाम वाले दिन ही शाम को पब्लिश हुआ था, जिसमें सॉल्व कराया है, वहाँ पर इसका PDF का पन्ना नंबर सहित अब आपको बताया था कि कहाँ से कौन क्वेश्चन आएगा। तो आप इसको मंगा सकते हैं। हिंदी के लिए जो है बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो को देखे बिना तैयारी मत करिए अगर आपने इसको पहले नहीं देखा है, क्योंकि आप अब बहुत बड़ा सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे, ये मान लीजिए। इसमें जो है जिस तरह से मैंने विश्लेषण करके 100 टॉपिक्स बताए हैं, अगर आप उनको कवर कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपका जो है प्री नहीं रुकने वाला है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, अभी इस पे बाद में आएंगे। तो इसके बाद जो है फॉर्म भरने के कई सारे चरण दिए हुए हैं। वीडियो में बिल्कुल भी ऊबिए नहीं, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, सब कुछ आपके काम का ही है। आज इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आप बहुत सारी कन्फ्यूजन से मुक्त हो जाएंगे और फॉर्म भरने में आपको कोई असुविधा नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर पहले में कुछ खास नहीं है, सारा केवल प्रोसीजर दिया गया है। OTR के बारे में दिया गया है कि फिर प्रथम चरण में क्या है, द्वितीय चरण में क्या है, OTR का नंबर भरेंगे, फिर OTP आएगी, फिर वो खुल जाएगा, फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट आ जाएगा, तीसरे स्तर पर पेमेंट कर लेंगे। वहाँ पर जो है कई सारे मोड्स दिए होंगे, फिर ये सारे मोड्स यहाँ पर दिए हैं और शुल्क का भुगतान कर देंगे। और कोशिश करिए जैसे आपने पेमेंट किया उसके बाद जो पेमेंट के बाद जो है उसका जो रेफरेंस नंबर आ जाता है, जिसमें सारा ट्रांजैक्शन ID इत्यादि आ जाती है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। हर साक्ष्य को अपने पास रखिए। कभी कभी ऐसी सी समस्याएं आ जाती हैं जो आपने सोचा नहीं होगा, कि आप सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से फॉर्म भर दिया, लेकिन कभी आगे चल के कोई ऐसी समस्या खड़ी हो सकती है जिससे आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए। अब जो आखिरी चरण है इसमें साफ साफ लिखा है कि तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात अभ्यर्थी OTR डैशबोर्ड में जाकर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट भी प्राप्त कर सकता है। यहीं से ऑनलाइन का जो है आप प्रिंट प्राप्त कर लीजिए, PDF को सेव कर लीजिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो उसका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि आपने 2-3 चरण तक कर दिए, फिर सबमिट वाला बटन नहीं दबाया है और आपके कंप्यूटर में कोई गड़बड़ हो गई है, नेट जो है अचानक बंद हो गया है या सर्वर डाउन हो गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि मेरा जो है जब तक आपके पास मैसेज ना आ जाए, ईमेल ना आ जाए और आपको जो है OTR में आप OTR वाले उसमें सेक्शन में ना दिखने लगे कि आपने फॉर्म भर दिया है, तब तक आप ये ना मानिए जो है कि आपका फॉर्म भर गया है। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट लेकर इसको आपको पास सुरक्षित रखना है। और अगर आवेदन के बाद क्या आपने फाइनली सबमिट कर दिया,
उसके बाद अगर कोई त्रुटि प्राप्त होती है आपको कि आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है भरने में, ऐसा बहुत कॉमनली होता भी है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाएंगे, जहां पर लिखा है कैंडिडेट डैशबोर्ड OTR बेस्ड, इसमें मॉडिफाई एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे और आवेदित पद की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको मॉडिफिकेशन करना हो तो बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि एक ही चांस मिलेगा। अगर मान लीजिए ये चांस भी मिस हो जाता है, कुछ लोग के साथ ऐसा हो सकता है, तो क्या करेंगे, फिर आपको एक नया फॉर्म भरना पड़ेगा। नया फॉर्म भरने में आपको नया OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको नया ईमेल, नया मोबाइल नंबर यूज़ करना पड़ेगा, और फॉर्म भरने में भी जो है, तो कुल मिलाकर ये भी एक आपके पास अंतिम विकल्प के तौर पर मौजूद है, लेकिन कोशिश करिए कि इतनी सावधानी से भरिए कि इसका कोई जो है ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद आपको आवेदन का प्रिंट आउट और उसकी PDF को सुरक्षित रख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं रिक्तियों की संख्या। रिक्तियों की संख्या सभी ने पढ़ ही ली है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ, 2021 की अगर हम बात करें, अगर आप लोग को ध्यान होगा तो 350 पदों पर सिलेक्शन हुआ था और RO के इतने ज़्यादा पद नहीं थे। इस बार तो अभी प्राइमरी फेज में जब विज्ञापन आया तभी 411 पद दे दिए हैं, और इसमें से RO के आप देख लीजिए, ये देखिए 334 पद जो है लगभग RO के हैं यहाँ पर। तो आप स्वयं कल्पना कर लीजिए कि मैक्सिमम लोग तो इस बार RO ही बनने जा रहे हैं, और ARO के पद कम हैं। ARO के पद कम है, यानी 411 में अगर 334 निकाल दीजिए तो ARO के कम है, ऊपर से ये 500 तक भी वैकेंसी जानी ही जानी है फाइनल सिलेक्शन तक। और एक कमाल की बात यह है कि चूंकि इस बार O लेवल और उसके समकक्ष बहुत सारे कोर्सेज अलाउ कर दिए गए हैं, यानी समझ लीजिए कंप्यूटर में अगर किसी ने 1 साल वाला कुछ भी किया है और किसी रेपुटेड संस्थान से किया है जिसकी मान्यता है, अभी आगे हम देखेंगे, तो उसको जो है अलाउ कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ARO में फॉर्म बहुत पड़ेंगे, ARO के पद बहुत कम हैं RO की तुलना में, और क्या होगा, मेरिट कोई बड़ी बात नहीं है कि ARO की हाई जाए और RO की उससे नीचे रहे। आप कल्पना कर सकते हैं, जहां पर मात्र जो है 60, 70, 80 पोस्टें हैं और एक तरफ जो है 334 पोस्टें हैं, तो निश्चित रूप से जो है, और अगर इसमें कैंडिडेट्स ज़्यादा रहेंगे तो ये मेरिट जो है बहुत हाई जाएगी। पहले ये माना जाता था कि RO की गई है, मान लीजिए 130 नंबर गई, प्रीलिम्स की बात करें 130 गई है, तो हम लोग ARO के लिए अनुमान लगाते थे कि 115, 112 पे ARO वाले का हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है, या तो बराबर की टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी, और फॉर्म पढ़ने पे है कहीं ARO की जो है मेरिट हाई ना चली जाए RO से, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि, और सबसे समीक्षा अधिकारी लेखा, ARO लेखा केवल UPPSC के लिए आया है, एक पद आया है। इसके अलावा RO उर्दू, RO हिंदी और RO लेखा, जो पहले पद देखने को मिलते थे, पिछली विज्ञप्ति में थे भी, इस बार वो नहीं हैं, और अभी तक नहीं है तो शायद ही बाद में आएंगे। अगर बाद में आते हैं, क्योंकि एक तो ये होता है कि नॉर्मली पद बढ़े, मान लीजिए समीक्षा अधिकारी के 30 पद जुड़ गए या सिंपल ARO के 30 पद जुड़ गए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लेखा वाले पद पढ़ेंगे तो आयोग को फिर से जो है उसके लिए पूरी एक विज्ञप्ति निकाल के जो है फॉर्म अप्लाई करने का मौका देना पड़ेगा या देना चाहिए, ऐसा ज़रूरी है। तो आयोग इससे बचेगा भी, मुझे लगता नहीं है कि अब इस तरह के स्पेशल वाले और पद आएंगे। तो फिलहाल जो आपके सामने है, इन्हीं में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन नई प्रकृति के पद जैसे RO उर्दू, RO लेखा, RO हिंदी, ये सब आने में जो है मुझे ज़्यादा विश्वास नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि रिक्तियों की संख्या जो है घट बढ़ सकती है और 500 प्लस होने की ये पूरी संभावना है। अब आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में आप लगातार जो है फॉर्म भरते हैं, तो आरक्षण जिस प्रकार से OBC, SC, ST और EVS का है, EWS का है, तो उनका जो है उसी प्रकार रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। और कई लोगों ने कैटेगरी वाइज पोस्ट
पूछी है कि ये बता दीजिए कि समीक्षा अधिकारी में जनरल कितने हैं और एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें जब ऑफिशियली अभी तक बताई नहीं गई हैं तो अनुमान लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं से महीने 2 महीने में ये न्यूज़ निकल के आ ही जाएगी। ज़्यादातर जनसूचना के माध्यम से लोग पता कर लेते हैं, तब आयोग उसकी सूचना दे देता है। जब वो विवरण आएगा तो उसको देख लेंगे। लेकिन अभी आप फॉर्म भर रहे हैं, अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले से ही इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है कि एससी की कितनी सीटें हैं, ओबीसी की कितने हैं। क्या अगर 10 सीटें होंगी तो आप नहीं भरेंगे? अगर आप रियल एस्पायरेंट हैं तो आप तब भी भरेंगे, 1 सीट होगी तब भी भरेंगे, क्योंकि जो लड़ता है, जिसको लड़ना है, वो तो भरेगा ही भरेगा। और केवल जिसको एक ट्राई मारना है, हो सकता है वो कहे कि चलो यार सीटें कम है, इस बार हम नहीं भरते हैं, हम क्यों पैसा लगाएं, क्यों समय दें। तो वो ऐसे एस्पायरेंट्स की जो है बात अलग है। लेकिन जो रियल एस्पायरेंट है, जो सीरियस है, जो तैयारी कर रहा है, तो वो चाहे 15 सीट हो, चाहे 20 सीट हो, चाहे 30 सीट हो, चाहे 4 सीट हो, उससे उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो रियल फाइटर हैं वो फाइट करेंगे ही, वो लड़ाई करेंगे, लड़ाई से बाहर नहीं जाएंगे। तो सभी के लिए आरक्षण उसी प्रकार से है। हॉरिजेंटल आरक्षण भी है, क्षैतिज आरक्षण और जो है वर्टिकल, दोनों तरह के आरक्षण है। भूतपूर्व सैनिक हुआ, दिव्यांग है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ये सभी के जो है जिस तरह से होता है उसी तरह से आरक्षण है। यहाँ पर कोई बहुत विशेष बात नहीं है। इसके बाद जो है आरक्षित श्रेणी का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आरक्षण संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट इत्यादि जो है या ईडब्ल्यूएस का, ये आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप अप्लाई कर दें उसके बाद आप बनवाएं। तो इस आधार पर भी आयोग आपको डिसेबल जो है मतलब बाहर कर सकता है। तो अगर आपके पास नहीं है, आजकल तो प्रमाण पत्र जो है बहुत जल्दी बन जाते हैं, हफ्ते भर में, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है। हफ्ते भर में जो है कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र इत्यादि सभी कुछ बन जाता है। तो अभी भी समय है, आप बनवा लीजिए। आप फॉर्म में निश्चित रूप से यस कर दीजिए अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से, या आपका फॉर्म बहुत पुराना है, मतलब आपका फॉर्मेट बहुत पुराना है। अगर इधर 4-5 साल में बनवाया है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर काफ़ी पुराना है, आपने बहुत दिनों से कोई फॉर्म नहीं भरा है, 10 साल 12 साल पहले बना था, तो उसको आप दोबारा नए सिरे से बनवा लीजिए। अब तो आप जन सुविधा केंद्र से जाके अप्लाई कर दीजिए, 1 हफ्ते में, 1 हफ्ता क्या उससे पहले ही आ जाता है कोई भी सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं। अब इतनी समस्याएं नहीं रह गई, पहले जो है बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो जब आप अप्लाई कर ही रहे हैं, तैयारी कर ही रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं, तो किसी छोटी सी कमी के कारण जो है अपना भविष्य दांव पर नहीं लगाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी से रेडी कर लीजिए। अब बहुत लोग की समस्या ये होती है, क्योंकि मैं ज़्यादा बातें उन पे कर रहा हूँ जो मैंने कल के वीडियो पे प्रश्न देखे थे कि मेरा हाई स्कूल में नाम गलत है। ठीक है, आप जो है अभी नाम के लिए जो प्रोसीजर है उसको सही करवा लीजिए, क्योंकि हाई स्कूल में जो नाम है, जन्मतिथि है, वही आगे तक हमेशा मान्य होगी। किसी के पिताजी का नाम गलत है, किसी की माताजी का नाम गलत है, तो इन सबको आप अभी से इनके जो करेक्शन के लिए जो भी प्रोसीजर है वो शुरू कर दीजिए, जिससे अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस का जब आपको हार्ड कॉपी सबमिट करने वाला फेज आता है तब तक आपके पास सारे वो आ जाएं। उस समय भी आपको थोड़ा सा समय आयोग दे देता है। अगर आप एक एफिडेविट लगा दें कि मेरी नाम की स्पेलिंग में एक माइनर मिस्टेक है जो इस प्रकार की है और मैं इसके लिए मैंने आवेदन कर दिया है, भविष्य में मैं इसको जो है प्रोड्यूस कर दूंगी, तो आयोग में जो है ये चल जाता है। लेकिन क्या ज़रूरत है इतनी दूर तक जो है, जब आप जानते हैं कि गलती है तो उसको आज से सुधारने में कोई समस्या नहीं है। अब एक बात आती है कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर के निवासी, देखिए जितने भी आरक्षण हैं ये सब केवल और केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए हैं, महिला आरक्षण को छोड़ के। महिला बाहर की भी है, तो एक कोर्ट केस हुआ था, उसका इसमें जिक्र भी है नोटिफिकेशन में। उसके आधार पर जो है जब पीसीएस की परीक्षा हुई थी, शायद 2020 की थी, उसमें जो है अलाउ किया गया था, तब से वो अभी तक जो है अलाउ किया जाता रहा है। बाकी कोई मान लीजिए राजस्थान का रहने वाला है या उत्तराखंड का है, वो एससी एसटी या ओबीसी है या किसी और जो है कैटेगरी से रिलेटेड है, तो वो उत्तर प्रदेश का फॉर्म निश्चित रूप से भर सकते हैं। यहाँ पर किसी को मनाही नहीं है। बस ये है
कि वो आरक्षित श्रेणी में कहीं कंसीडर नहीं होंगे, वो अनारक्षित श्रेणी में जो है होंगे। इसके अलावा एक और क्वेरी रहती है कि अगर आपके पास जो है एक से अधिक जो है, मान लीजिए आप फ्रीडम फाइटर भी हैं, आप दिव्यांग भी हैं, आप SC ST भी हैं, तीनों कैटेगरी है, तो ऐसी दशा में क्या होता है, केवल वो वाला आरक्षण आपका मान्य होगा जिससे आपको सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। ये नहीं कि तीनों का आरक्षण, OBC का 27% भी जोड़ लिया और बाकी जो है फ्रीडम फाइटर वाला भी जोड़ लिया और फिर दिव्यांग श्रेणी वाला भी जोड़ लिया, तीनों का एक साथ आपको नहीं मिलेगा। तीनों में जो सबसे लाभकारी आरक्षण है आपके लिए वो वाला आपको दिया जाएगा। और केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तो दिख ही रहा है, आप सभी के पास नोटिफिकेशन है। और एक चीज नोटिफिकेशन के नाम से याद आई कि सब लोग नोटिफिकेशन की PDF भी सेव कर लीजिए। जब मेंस का फॉर्म भरने की बारी आती है या उसके बाद जो है मेंस का एग्जाम आता है या उसके बाद कोई भी समस्या फंसती है तो लोग नोटिफिकेशन के लिए परेशान होते हैं, उनको फिर नोटिफिकेशन कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि मोबाइल में तो हजारों PDF हैं लोगों के पास, जो है ये भी गायब हो जाएगा। तो इसको भी सेव करके रखना चाहिए। और अभी कोई भी डॉक्यूमेंट आयोग को नहीं भेजने हैं, ना OTR में तो अपलोड होते हैं, लेकिन वेबसाइट जो है कहीं पर भी कुछ भेजना नहीं है हार्ड कॉपी में। सब कुछ जो होता है वो मेंस के समय ही आयोग मांगता है, स्वप्रमाणित कापियां मांगता है। अब आते हैं हम शैक्षिक अहर्ता पे। शैक्षिक अहर्ता को अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद O लेवल है उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये दो चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं आपको फॉर्म भरने से पहले। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है समीक्षा अधिकारी के पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक, यानी जो भी अहर्ता है वो सब आपकी अंतिम तिथि तक पूरी होनी चाहिए, चाहे ARO के लिए हो चाहे ARO के लिए हो। अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष होना चाहिए। यानी RO के लिए पहली शर्त क्या है, आपको स्नातक होना चाहिए और प्लस 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए और अधिकतम आयु के आप उस पार ना हो। अधिकतम आयु में भी छूट मिलती है ना, कुशल खिलाड़ी हैं, दिव्यांगजन हैं, OBC हैं, SC ST हैं, आरक्षित वर्ग के हैं। फिर उसके अलावा जो है अगर राज्य कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, मतलब सरकारी सेवारत हैं, उनको भी छूट मिलती है, सब आगे लिखा हुआ है। तो आप जो है मतलब आप अधिकतम आयु और न्यूनतम आयु के बीच में आते हो, मतलब न्यूनतम आयु धारित करते हो और अधिकतम आयु से बाहर ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये 21 वर्ष जो है ये 1 जुलाई 2023 को आपका पूर्ण होना चाहिए। अगर पूर्ण नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, फिर आप अगले बार के लिए प्रयास करिए, अगली परीक्षाओं के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कई सारे हमारे बैच में ही स्टूडेंट्स हैं जिनका 3-4 दिन के अंदर मैसेज आया कि सर हमारी एज किसी की 7 दिन की वजह से, किसी की 8 दिन की वजह से, किसी की 27-28 दिन की वजह से कम पड़ गई, वो 21 साल पूरा नहीं हो रहे हैं। तो अब दुर्भाग्यवश जो है, मैं तो अपने हर वीडियो में बताता रहा हूँ, पहले भी शैक्षिक योग्यता के बारे में बताया कि जिस वर्ष जो है फॉर्म आता है उस वर्ष की 1 जुलाई को एज की गणना मानी जाती है। ये एक रूल है सरकारी। तो मैंने तो जब जनवरी में वीडियो बनाया था तब भी कहा था कि 1 जुलाई 2023 ही जो है उसकी एक कट ऑफ मानी जाएगी। तो खैर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो आप अंडर एज हैं, अभी आपके पास बहुत समय है, आप जो है आगे जो है आगे की परीक्षाओं के लिए अभी से तैयारी कीजिए। तो ये 2 कंडीशन जो है केवल समीक्षा अधिकारी के लिए आपके पास होनी चाहिए। अगर इतना आपके पास है, स्नातक आप किसी भी एक्सट्रीम में हैं, BSc हैं, BCom हैं, BBA हैं, BCA हैं, आप किसी भी जो है या BA किया है आपने, मतलब आप ग्रेजुएट हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, किस एक्सट्रीम में ग्रेजुएट हैं, तो आप एलिजिबल हैं RO के लिए। और RO के लिए कोई स्पेशल कॉलम फॉर्म में नहीं होता, ये भी जान लीजिए। आपसे बस जहां पूछा गया है कि आप ग्रेजुएट हैं, आपने वहां यस किया तो अपने आप RO के लिए अप्लाई हो गया। जहां पर विशिष्ट शैक्षिक योग्यता की कोई बात आती है, जैसे ARO है, वहां पर पूछता है कि क्या आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है, क्या आपके पास टाइपिंग है, क्या आपके पास ये है, क्या आपके पास वो है, तब आपको यस और नो करना है। लेकिन RO के लिए यस नो का कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप RO के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, आप बिना जो है
किसी चिंता के अप्लाई कर दीजिए। अब बात आती है ARO की। ये है सहायक समीक्षा अधिकारी। ये प्लेन वाला है, इसमें न लेखा लिखा है न कुछ और लिखा है। ये ARO है। कहाँ के लिए? उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और लोक सेवा आयोग। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सचिवालय और राजस्व परिषद के ARO की बात करते हैं। यहाँ पर स्पेशली हेडिंग डाल के लिखा हुआ है। इसमें भी आपको एक तो ग्रेजुएट चाहिए, कोई और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद डोएक जिसको नीलिट भी कहते हैं, डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता। अब इसके समकक्ष अर्हता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हिंदी टाइपिंग में आपके 25 शब्द प्रति मिनट जो है होनी चाहिए। अभी तक जो प्रोविजन है वो ये है आयोग का कि कृतदेव फॉन्ट ही इसमें मान्य है। आगे चल के मंगल को भी अलाउ कर दिया जाए, जैसे APS की वैकेंसी में कर दिया गया है, तो वो बाद की बात है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ना इस तरह की कोई खबर है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं या मान लीजिए आप O लेवल हैं और आप कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं, तो मेरी सलाह यही है कि आपको कृतदेव से ही शुरुआत करनी चाहिए। भले ही आपको मंगल में आता हो तो भी आप कृतदेव पर जो है अपना तैयारी करिए, क्योंकि कृतदेव ही अभी तक मान्य रहा है इसमें। फिर एक नोट में लिखा हुआ है कि इंग्लिश टाइपिंग अगर आपको आती है तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी। तो अगर ऐसा है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आती है तो आपको प्रेफरेंशियल एक प्रेफरेंस दिया जाएगा, जबकि जब समानता वाली स्थिति आएगी वो, तो आप समझ गए होंगे कि ARO के लिए क्या है। RO के लिए तो केवल ग्रेजुएट होना चाहिए, ARO के लिए ग्रेजुएट प्लस O लेवल अथवा समकक्ष अर्हता प्लस आपके पास टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अब कुछ लोग का सवाल था कि क्या टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट चाहिए? कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अभी से लेके फाइनल सिलेक्शन तक कभी आपको सर्टिफिकेट टाइपिंग का नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि टाइपिंग वहाँ साक्षात करवाई जाएगी आपसे, तो उसके लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता ही नहीं है। आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो वो ये प्रमाणित नहीं करता है कि आपको वास्तव में आपकी स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट है। हो सकता है आपको टाइपिंग आती है सर्टिफिकेट के हिसाब से, लेकिन 25 शब्द प्रति मिनट जो है क्वालिफाइंग जो उसका है वो वहाँ पर चेक किया जाएगा, तभी आपको जो है सिलेक्शन किया जाएगा। इसलिए टाइपिंग के कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अब लोक सेवा आयोग में जो ARO की पोस्ट है ये उसी के कंटिन्यूएशन में है, इसलिए यहाँ इधर ब्लैंक है। इसमें क्या है? इसमें भी कोई विशेष अंतर नहीं किया है, ग्रेजुएट होना चाहिए। प्लस यहाँ पर जो है थोड़ा सा लैंग्वेज का हेरफेर है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए। अब ये मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय का मतलब ये है कि कोई सरकारी संस्था हो, बोर्ड हो या सरकारी उपक्रम हो, उसके द्वारा जो है आपके पास कोई होना चाहिए। ज़्यादातर इसका संबंध जो है PGDCA जैसी डिग्रियों से है, और वैसे जो भी O लेवल के समकक्ष है वो सब जो है इसमें भी मान्य करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समकक्ष शब्द कहीं नहीं लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से लोक सेवा आयोग वाले में। तो अगर आपके पास जो है विशेषकर किसी विश्वविद्यालय का, किसी सरकारी संस्थान का या ऐसे संस्थान का है जो किसी बोर्ड, किसी यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड है, तो ये मान लीजिए कि आप इस पद के लिए भी एलिजिबल हैं। तो क्या लिखा है कि मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में यानी कंप्यूटर साइंस में, यहाँ पर सारी डिग्रियां नहीं चलेंगी, कंप्यूटर साइंस में जो है डिप्लोमा होना चाहिए, ये शर्त हो गई। उसके बाद डोएक की बात आ गई, फिर वही जो पहले लिखी थी कि डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O लेवल प्रमाण पत्र या डोएक या नीलिट जिसको नया नाम है उसके द्वारा दिया गया O लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इसको अच्छे से ध्यान लीजिएगा, गांठ मान लीजिएगा कि UPPSC में सारी डिग्री डिप्लोमा काम नहीं करेंगी। कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए किसी अच्छे रिप्यूटेड विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट, जो मतलब विधि द्वारा स्थापित, जिसको शब्द कहा जाता है विश्वविद्यालय के लिए। मतलब ये नहीं कि कहीं गली कूचे में कोई जो है एक छोटा सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जो एक NGO चलाती है और आप उससे जो है PGDCA का सर्टिफिकेट ले आइए, तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा, वो कहीं भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि आयोग विशेष कर जो है कंप्यूटर की डिग्री की हर लेवल पर जांच कराएगा। इसको ध्यान रखिएगा।
मैं अभी से बता दे रहा हूँ, बाद में आपको फाइनल सिलेक्शन में निराश ना होना पड़े। तो अगर आप जो है कुछ और सोच रहे हो तो वैसा बिल्कुल मत सोचिएगा, ऑथेंटिक होना चाहिए जो कुछ भी आपके पास हो। इसके बाद आते हैं, यहाँ पर भी हिंदी में वही मांगा है कि 25 शब्द प्रति मिनट हो, अंग्रेजी में अगर हो तो जो है वरीयता दी जाएगी। तो ये जो है यूपीपीएससी का हो गया। अब सहायक समीक्षा लेखा की बात करते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी की, जिसका मात्र एक पद है। तो एक अनार 100 बीमार वाली इसमें जो है कहावत चरितार्थ होने जा रही है। एक से मान लीजिए 2-4 हो जाए, पद बढ़ जाए, लेकिन फिर भी बहुत तगड़ा कंपटीशन रहेगा। हमको तो लग रहा है कि सबसे हाई मेरिट इसी की जाएगी। इसमें क्या है, इसमें कोई भी कंप्यूटर की डिग्री नहीं चाहिए। पहली चीज़ इसमें क्या होना चाहिए, आपको कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए, बीकॉम जैसे होता है, और लेखा कर्म यानी अकाउंटेंसी में जो है आपका जो में स्नातक होना चाहिए। अकाउंटेंसी जो है एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर की कोई डिग्री डिप्लोमा की अनिवार्यता इसमें नहीं है। अब इसके अलावा कोई भी और पोस्ट नहीं विज्ञापित हुई। आरओ एआरओ और एआरओ लेखा 3 तरह हो गई। फिर आती है बात प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की। अगर मान लीजिए कि 2 लोग हैं, समान नंबर पाए हैं, उनकी सारी चीज़ें समान हो रही हैं, तो क्या होगा, उसमें से प्रेफरेंस किसको दी जाएगी। तो अगर कोई उनमें से ऐसा होगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सर्विस की होगी, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और या अगर उसने जो है एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा हो तो उसको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जब 2 लोगों के बीच समान मेरिट पर टाई फंस गई हो तो यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा इनको। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब अभी आपको ध्यान होगा, क्योंकि जो है स्नातक समकक्षता विवाद भी बहुत लंबे से चला था, कई उसी वजह से ही ये भर्ती फंसी ही हुई थी। तो अभी जो है 19 जुलाई 2023 को एक जियो जारी हुआ था, जो सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पेपरों में भी इसके बारे में काफ़ी निकला था। उसमें जो है ग्रेजुएशन के समकक्ष या स्नातक के समकक्ष बहुत सारे जो है टेक्निकल डिग्रीज को मान्य किया गया है। जैसे बीटेक है, बीसीए है, बीबीए है, तो इस तरह के और भी कुछ जो है स्पेशल डिग्री हो सकती हैं, तो सम्मान किया गया है। तो ये जो है यहाँ पर पूरी कहानी यहाँ पर लिखी है। ये मान लीजिए कि किसी भी डिग्री डिप्लोमा में अगर आपने बैचलर शब्द जुड़ा है तो सब मान्य है। इसका जो है मतलब सार ये है। बाकी यहाँ पर स्पेशलाइज तरीके से लिखा है। अब उसके बाद भी लिखा है कि अगर कोई ऐसा किसी ने कोर्स कर रखा हो जिसका आज तक जो है इस जियो में जिक्र नहीं है हुआ है, तो क्या होगा, तो फिर वो उस विभाग पर छोड़ दिया जाएगा जिस विभाग के लिए सिलेक्शन किया जाएगा, कि वो विभाग क्या उस डिग्री को मान्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो है बहुत ही रेयर वाला जो है मतलब है, लेकिन चूंकि बताना उचित था तो बता दिया है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जैसे बहुत सारे पहले होता था ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी का नहीं मान्य है, या किसी जो है ओपन यूनिवर्सिटी का नहीं मान्य है, इग्नू से किया तो नहीं मान्य है। ये सब बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी, तो वो सब दूर कर दी गई। अब सबको मान्य कर दिया है। बस वो डिग्री जो है विधि द्वारा स्थापित होनी चाहिए। और ये आप पता कैसे करेंगे कि कोई विश्वविद्यालय जो है ऑथेंटिक है, तो यूजीसी की जो वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उस पर फर्जी वेबसाइटों की पूरी सूची भी पड़ी हुई है, और साथ में किनको मान्यता दी गई है वो भी सूची पड़ी हुई है। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई शक है। तो ये सब जो है दिया हुआ है, सारे पाठ्यक्रम जितने भी तकनीकी पाठ्यक्रम हैं, कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जो है क्या क्या निर्देश दिए गए हैं इसमें। तो ये सब कहानी जो है बहुत लंबी है। इसको आप अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो पढ़िए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। फिर अब यहाँ पर ये पॉइंट महत्वपूर्ण है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। डोएक जो है द्वारा मान्यता प्राप्त, डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष अर्हता के लिए 5 मई 2022 को एक जियो जारी किया गया था, एक शासनादेश जारी किया गया था, जिस पर मैं 2 बार वीडियो बना चुका हूं। और एक तो अभी मुश्किल से जो है 5-6 महीने पहले का है, तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी आप देख सकते हैं अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं। ये वो जियो है, 5 मई 2022 का है, कार्मिक अनुभाग 2 से जारी किया गया था।
अब इसमें क्या लिखा है मैं इसको समझाने का आपका प्रयास करूँगा। बहुत सारे लोग हैं, जब से ये कल से नोटिफिकेशन आया है उन्होंने हमारे ऑफिस वाले नंबर पे अपना सर्टिफिकेट ही भेज दीजिए कि सर आप चेक कर दीजिए कि ये सही है कि नहीं। भाई मैं या हमारा संस्थान कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी भी डिग्री डिप्लोमा को ये अप्रूवल दे दें कि हाँ ये ऑथेंटिक है या ये ऑथेंटिक नहीं है। हम तो बस जो हम इसकी व्याख्या कर पा रहे हैं वो आपको बता देंगे, और ये चीज़ आपको स्वयं इंक्वायरी करनी है कि आपने जहाँ से वो कोर्स किया है क्या वो वैलिड इंस्टीट्यूशन है, क्या वो अफिलिएटेड है किसी गवर्नमेंट बॉडी से, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी संस्था से। अगर नहीं है, आपने किसी गली कूचे वाले जो है उसमें से कोई डिप्लोमा कर लिया है, हम ये नहीं कह रहे कि जो है नहीं करना चाहिए, लेकिन मान्यता की बात है कि मान्यता उन्हीं को मिलेगी जो इसमें लिखा हुआ है। आपने सीखने के लिए सीख लिया है अलग बात है, लेकिन मान्य है कि नहीं है वो उसका पूरा यहाँ पर जो है वो दिया सिस्टम। अब इसको हम जो है समझते हैं, एक एक शब्द जो है इसका समझिएगा, क्योंकि मैं बार बार इसको नहीं बता पाऊँगा और ना मैं ऑफिस वाले नंबर पे जो है सबको रिप्लाई कर पाऊँगा कि आपका सही है आपका गलत है, क्योंकि हम कुछ होते ही नहीं है कि हम ये निर्णय लें कि आपका सर्टिफिकेट सही है या गलत है। ये जो है आपको स्वयं परीक्षण करना है। पहला पॉइंट लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैंने पहले भी बताया है, आज भी पूरी मेहनत करके समझाने का ही प्रयास करूंगा। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, पहली चीज क्या है, कोई बोर्ड हो, जैसे यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है। बोर्ड का मतलब आप समझ गए, मतलब केंद्र या राज्य सरकार ने उसको स्थापित किया हो। दूसरा विश्वविद्यालय शब्द लिखा है, मैं यहाँ पर 1 2 इसीलिए लिख दे रहा हूँ, यूनिवर्सिटी हो कोई। तीसरा है यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कई सारे कोर्स डायरेक्ट जो है संचालित कराती है या अपन मान्यता देकर जो है कई सारी कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से संचालित कराती है। तीसरा ये हो गया। चौथा है AICTE यानी कि जो तकनीकी शिक्षा संस्थान है, जिसका भी हमने पीछे जिक्र किया, इसका फुल फॉर्म भी पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको जो है कंफ्यूजन रहेगी। इसका नाम है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, AICTE, ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। चौथा ये कंडीशन हो गई। और पांचवा है आपका नाइलिट या डोयक। फिर से समझ लीजिए, केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, किसी विश्वविद्यालय, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्थान, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड जो AICTE जो है और नीलेट, ये 5 प्रकार की बॉडीज हैं जिनसे एफिलिएटेड, चाहे सरकारी संस्था हो चाहे प्राइवेट, यहाँ पर लिखा हुआ है इनसे मान्यता प्राप्त सरकारी अथवा निजी संस्था हो। क्या लिखा है, इन 5 में से किसी से भी मान्यता प्राप्त कोई सरकारी या निजी संस्था हो, अगर इनसे मान्यता ले रखी है उसने और कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कोर्स हो। मान लीजिए 3 महीने वाला आपने किया है, बहुत सारे लोग का सवाल यही है कि CCC किया है तो क्या तो CCC आप जानते 3 महीने का है, नहीं मान्य है, O लेवल के समकक्ष वो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ जो मान्य है वो कम से कम 1 साल के लिए है, 1 साल कम से कम का वो कोर्स होगा तभी वो मान्य भी है। तो कम से कम 1 वर्ष की अवधि का O लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। ये तो पहली चीज़ है कि इनसे डायरेक्ट आपने O लेवल कर रखा हो, इन्हीं चीज़ों से। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि सरकारी कॉलेज हो या सरकारी यूनिवर्सिटी हो या सरकारी विश्वविद्यालय हो, प्राइवेट विश्वविद्यालय भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो UGC जैसी संस्था से मान्यता प्राप्त हो या केंद्र सरकार या राज्य सरकार से डायरेक्टली किसी भी माध्यम से, किसी बोर्ड के या इत्यादि के माध्यम से वो मान्यता प्राप्त हो। तो मुझे लगता है जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ गए। अब यही 5 का जिक्र हर लाइन में आएगा, इसलिए बार बार हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। दूसरी शर्त बताई है कि केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, वही 5 चीजें 1 2 3 4 5 वही लिखी हुई हैं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा।
से मान्यता प्राप्त सरकारी अथवा निजी संस्था से, यहाँ तक वही लिखा है। 10+2 यानी इंटर के बाद कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। यानी 10+2 अनिवार्य रूप से हो और उसके बाद आपने 1 वर्ष की कम से कम अवधि का निम्नलिखित में बहुत लंबी सूची है, निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। लेकिन शर्त वही है कि कोई सरकारी, ये मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई बोर्ड हो, कोई विश्वविद्यालय हो, यूजीसी सर्टिफाइड, यूजीसी अफिलिएटेड कोई संस्थान हो, AICTE से मान्यता प्राप्त हो, तकनीकी परिषद से या नीलिट से जो है मान्यता प्राप्त हो, तब ये वाले, मतलब एक तो O लेवल तो है ही है, O लेवल जिसके पास है वो तो सबसे फेयर है, समकक्षता का सवाल ही नहीं उठता उसके बाद। लेकिन O लेवल नहीं है तो इन्हीं 5 से अफिलिएटेड किसी सरकारी या निजी संस्था से आपके पास 1 वर्ष की अवधि का 10+2 के बाद किया गया कोई पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। अब ये पूरी सूची है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस जियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अवेलेबल है, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है डिकोड एग्ज़ाम का, उस पर भी कल भी शेयर किया था, आज फिर से शेयर कर देंगे। तो क्या है DOAP यानी डिप्लोमा इन ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग। अब आप मान लीजिए यहाँ पर फुल फॉर्म क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया है कि जो आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है उस पर एग्जैक्टली यही लिखा होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटो कैड यहाँ पर लिखा हो, मान लीजिए ऑटो कैड एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑटो कैड एंड कुछ और लिखा हो P से और उसका फुल शॉर्ट फॉर्म DOP ही होता हो तो वो मान्य नहीं होगा। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। यानी फुल फॉर्म जो लिखा है इसको इससे ज़्यादा जो है कंसीडरेशन होगा, ये नहीं कि शॉर्ट फॉर्म वाले को मान लिया जाएगा, क्योंकि DOP के कई सारे जो है फुल फॉर्म बनाए जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा गया है। मैं इस तरह की भी क्वेरीज देख चुका हूँ, इसीलिए इस चीज़ को स्पेशली बता रहा हूँ। इसके बाद डोमा है, ADC है, ADC का मतलब एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, कई लोगों ने पूछा था, तो मान्य है। बस आप ये चेक कर लीजिए कि जो आपने किया है वो संस्था अफिलिएटेड है या नहीं है। उसका सीधा सा तरीका ये है, जहाँ से भी आपने किया है वहाँ जाइए, कह दीजिए उनसे कि ज़्यादातर मैं एक और बात बता दूं, जैसे कोई सर्टिफिकेट होता है वहाँ पर ऊपर लिख देते हैं ब्रैकेट में जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट सो एंड सो के अंतर्गत जो है मान्यता प्राप्त या पंजीकृत। तो इसका केवल ये मतलब होता है कि वो एक NGO के रूप में, एक संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के रजिस्ट्रार सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत क्या है, पंजीकृत हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनको भारत सरकार या बोर्ड या किसी विश्वविद्यालय या UGC या नाइलेट ने जो है कोई अफिलिएशन दे रखा है कंप्यूटर कोर्स कराने का। यानी जो कोर्स वो संचालित कर रहे हैं वो अपने स्तर से कर रहे हैं, उन्होंने किसी ऊपर से कोई भी अप्रूवल नहीं ले रखा है। तो ऐसी स्थिति में मेरे अनुसार वो मान्य नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर लिखा है उसके अनुसार जो है नहीं मान्य है। अगर केवल कोई नॉर्मल NGO आपको से आपके पास जो है कोई भी सर्टिफिकेट इस तरह का कोर्स किया है आपने, भले ही वो ADC हो या चाहे PDGC हो, ये माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि जो 5 चीज़ें मैंने आपको बार बार बताई हैं वो वाला होना चाहिए। इसके लिए अब जैसे मान लीजिए वो कहें कि हम UGC से मान्यता प्राप्त हैं, UGC की वेबसाइट पे देख लीजिए, नाइलेट की वेबसाइट पे जितने भी नाइलेट के कंप्यूटर संस्थान हैं पूरे देश भर में, सबकी सूची उपलब्ध है। अगर आपके कहने पर वो उपलब्ध नहीं कराते हैं तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि क्या उनका है। कुछ संस्थान क्या करते हैं, मान लीजिए उन्होंने 2021 में जो है मान्यता ले ली थी, और अफिलिएशन ये नहीं होता कि जीवन भर का अफिलिएशन मिल जाता है, क्योंकि उन संस्थान का जो है एक अप्रेजल होता है, उसके बाद फिर से जो है उनको दोबारा उनका रिन्यूअल होता है। कभी कभी रिन्यूअल नहीं कराते हैं वो, और लगातार अपनी डिग्री डिप्लोमा जो वो बांट रहे हैं उस पर लिखे रहते हैं कि UGC से मान्यता प्राप्त या सो एंड सो से मान्यता प्राप्त। इसलिए अगर आप इंश्योर ही होना चाहते हैं तो आप उनसे कहिए कि आपके पास अफिलिएशन लेटर होगा, आप उनसे अफिलिएशन लेटर मांग लीजिए।
अफिलिएशन लेटर आप उनका देख लीजिए, उसको ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम अफिलिएशन लेटर आप लेके अपने पास रख लीजिए, जिससे आपको संतुष्टि हो कि जो हमारा कोर्स है वो इसके लिए वैलिड है। बाकी अन्य जगह वैलिड होगा वो अलग बात है, लेकिन ARO में O लेवल के इक्विवेलेंट वैलिड होने के लिए ज़रूरी है। आयोग बहुत ही गहन तरीके से इसका परीक्षण कराएगा, मुझे बिल्कुल अनुमान है, क्योंकि खूब सारे रंग बिरंगे सर्टिफिकेट कंप्यूटर वाले वहाँ पर लगाए जाएंगे, तो निश्चित रूप से इसमें सबका परीक्षण होगा। उसका हो सकता है वो सेपरेट उसका परीक्षण करा लें पहले ही, अलग से मेंस के समय ही। तो ये सारी डिप्लोमा है, DCA है, ADC है, DCC है, DCA है। तो आप मुझसे ये मत पूछिएगा कमेंट में कि सर मेरा वाला ये वाला कोर्स मान्य कि नहीं मान्य। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ इस सूची में है तो मान्य है, और मान्य तभी है जब वो 5 तरह का जो कंडीशन बताई गई है वहाँ से वो आपकी वो संस्था जिसने आपको सर्टिफिकेट जारी किया है वो उसने अफिलिएशन प्राप्त कर रखी हो वैलिड तरीके से, और जो आज तक मतलब वैलिड होनी भी चाहिए। फिर जैसे DIP है, DISA है, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेटिक सिस्टम। अब किसी ने एक मैसेज किया था कि सर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने 6 महीने कंप्यूटर पढ़ा था, तो वो सब का इसमें जिक्र ही नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि कम से कम 1 वर्ष का कुछ ना कुछ मान्य किया गया है। और यहाँ पर पूरी सूची ही बना के दे दी गई है। ये देखिए, सभी तरह के DTP यानी डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DST डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको शब्दशः आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आपको मिल जाएगा, इसकी PDF मिल जाएगी। यहाँ पर जो कुछ लिखा है वो वही वो कोर्स मान्य है। तो ये 28 वाली सूची एक हो गई। इसके लिए क्या कंडीशन रखी गई थी कि 10+2 के बाद आपने कम से कम 1 साल का किया। अब किसी ने मान लीजिए ADP किया है, एक उदाहरण के लिए ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग कोर्स, लेकिन अब उनके सर्टिफिकेट पे लिखा है कि 6 महीने का है, तो ये मान्य नहीं होगा। 1 साल का होगा तभी मान्य होगा, स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया हुआ है। तो 28 तो ये हो गए। अब तीसरा तरह का क्या है, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी बातें वही लिखी हैं। केंद्र सरकार के राज्य बोर्ड विश्वविद्यालय सो एंड सो NILET से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्थान से 10+2 या स्नातक के उपरांत। ये वाला 10+2 के बाद लिखा था, ये 10+2 प्लस स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA या DCA मान्य हो। क्योंकि जानते ही आप कि PGDCA और DCA DCA खैर ऊपर भी आया था, लेकिन DCA स्नातक के बाद भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। PGDCA तो PG कोर्स है ही है, तो ये भी मान्य है। इसके बाद UPDESCO एक संस्था है जो उत्तर प्रदेश की सरकारी संस्था है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो UPDESCO से चौथे तरह कोर्स का 1 वर्ष की अवधि का DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर किसी ने ले रखा हो तो ये तो सरकारी संस्था है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो मान्य है। फिर 5वां क्या है, स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो किसी के पास। लेकिन शर्त क्या है, स्नातक में हो, स्नातक आपने किसी वैलिड यूनिवर्सिटी या संस्था से किया हो, और कम से कम 1 वर्ष, बार बार यही कहा जा रहा है कि कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा हो। अब किसी का मान लीजिए ग्रेजुएशन सेमेस्टर सिस्टम वाला है, 6 महीने वाला है, और उसने 6 महीना कोई इसमें से कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा इसके अनुसार। इसके बाद और आगे छूट दी गई है, BSc IT से किया हो, MCA किया हो, BTech किया हो, A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स किए हों, BCA किया हो, या MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी किया हो, BSc में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष तक रहा हो, तो तब भी मान्य होगा। यानी MCA वगैरह तो बहुत हायर डिग्रीज हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि इन सभी कोर्सेज में
कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में कम से कम जो है किया हो तो वो मान्य होगा। इसके बाद जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय, वही वाली लाइन लिखी है, के द्वारा मान्यता हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर डिप्लोमा किया हो। जैसे आईआईटी में कई सारे कोर्स होते हैं ना, आईटीआई में सॉरी, जहाँ पर क्या होता है कि हाई स्कूल के बाद ही आप कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं, किसी ने किया हो सकता है। तो अगर 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर डिप्लोमा पाठ्यक्रम किया हो किसी ने हाई स्कूल के बाद, लेकिन शर्त वही है कि बोर्ड विश्वविद्यालय, यूजीसी, तकनीकी परिषद, नाइलेट, इनसे मान्यता प्राप्त वो संस्था होनी चाहिए। अगला शर्त है 8वीं, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय, वही पूरी बात है, उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन आप जानते हैं एक सरकारी प्रोग्राम है और प्राइवेट संस्थान जो है एफिलिएशन लेके ये उनसे कराते हैं। इससे कंप्यूटर कोर्स किया हो 1 वर्ष का। अब यहाँ पर कंप्यूटर में कम से कम 1 अवधि का कोई भी कोर्स किया हो, मतलब सब वैलिड है, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद आईटीआई की बात आ गई। आईटीआई के बारे में भी 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा कोर्स उत्तीर्ण किया हो गया तो भी मान्य हो जाएगा। 10वें पॉइंट में कहा गया है केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय, यूजीसी, वही पूरी बात लिखी है, इससे किसी सरकारी या निजी संस्था से मान्यता प्राप्त 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑब्लिक का मतलब अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण की हो। कितने साल की? 3 वर्षीय। अब जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था ना, इलेक्ट्रिकल वाली बात थी, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग लिखा है, लेकिन कितने वर्षीय है? 3 वर्षीय डिप्लोमा है ये। बस तीसरी, यहीं पर जाके ये लिस्ट समाप्त हो जाती है। बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो है ये वेरिफिकेशन आपको करना है कि आपने जिस संस्था से किया है उसका मान्य होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम इस तरह की कोई परामर्श नहीं देते हैं। हम बिल्कुल, मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। आप स्वयं जिस संस्था से भी उत्तीर्ण हैं, आप स्वयं उसकी जो है वैलिडिटी को देख लीजिए कि क्या वो जो है इन 5 जो तरह के यहाँ पर उपक्रम संस्थान दे रखे हैं, बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, नीलेट, इनमें से किसी से उनके पास अफिलिएशन है या नहीं है, या वो मात्र एक एनजीओ हैं, एक प्राइवेट संस्थान है, तो जो है वो मान्य नहीं होगा। अगर इनसे इस तरह की एफिलिएशन उनके पास है तो आप उनसे मांग लीजिए, अगर वो दे देते हैं तो समझ जाइए कि वैलिड है। अगर किसी ने कन्फ्यूजन में एआरओ में मान लीजिए उसका वैलिड नहीं है वो, और उसको लगता है कि उसका वैलिड होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आरओ में तो आप वैलिड है ही हैं। आरओ तो आप अप्लाई हो ही रहे हैं। एआरओ में अगर आपका नहीं भी मान्य होगा तो आरओ के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा, वो तो आपके मेरिट पे डिपेंड करेगा। अच्छा, एक सवाल और भी था कि क्या आरओ के लिए अलग अलग फॉर्म होता है, तो ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है कि कोई अलग अलग फॉर्म नहीं होता है, कोई अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होता है। आरओ इंटीग्रेटेड फॉर्म भी है, आप भरेंगे खुद ही समझ जाएंगे, और एक साथ एग्ज़ाम होता है। ये है कि दोनों की अलग अलग जो है प्री में और मेंस में कट ऑफ जारी होती है। तो ये तो हो गई कहानी ओ लेवल की। अब इससे ज़्यादा अच्छे से नहीं समझाया जा सकता है। अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो आप स्वयं समझने का प्रयास करिएगा। अब आयु सीमा की बात कर लें। वैसे शुरुआत में हम कर चुके हैं। 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। अब आप कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, मुझे बता दीजिए। अरे भाई, आप खुद भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं है तो गूगल पर सर्च करिए, ऑनलाइन एज कैलकुलेटर देखिए, कितने सारे जो है वेबसाइट खुल जाती है। उसमें आप जो है ये वाली डेट डालिए, जिस तिथि को आपको आयु ज्ञात करनी है, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालिए एक कॉलम में। वहाँ पर पूरा आयु कैलकुलेट करके दे देता है। सेकंड तक में, सॉरी मिनट, डेज तक में बता देता है वो पूरा जो है आगे तक का। और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए सामान्य वर्ग के लिए। उसके बाद जो है, और दूसरी तरह से लिखा हुआ है,
अगर आपको डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जो है चेक करना है तो 2 जुलाई 1983 के पूर्व का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ये भी सीधा सीधा लिखा हुआ है। ये इससे 40 वर्ष पता चल जाएगा, उससे 21 वर्ष पता चल जाएगा। अब दिव्यांगजनों हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है, यानी कोई दिव्यांगजन है और उनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी वाला, तो उनको 55 वर्ष तक की आयु में वो छूट है, यानी उनका जन्म 2 जुलाई 1968 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। फिर अधिकतम आयु सीमा में छूट, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी हैं। अब देखिए, कुशल खिलाड़ियों को मेरिट में कोई छूट नहीं मिलती है। किसी ने प्रश्न पूछा था इसलिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आयु सीमा में छूट मिलती है। लेकिन ये नहीं है कि आपने अपने स्कूल में कोई प्रतियोगिता की थी उसका आपके पास सर्टिफिकेट है। ये इस नोटिफिकेशन के अंत में देखिएगा एक पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, वहाँ पर आपको सरकारी जो क्रीड़ा अधिकारी होते हैं वो पूरा फॉर्मेट है, वो उनसे आपको प्रमाण पत्र के रूप में मतलब प्राप्त करना होगा, तभी आप जो है कुशल खिलाड़ी वाला छूट का लाभ ले पाएंगे। आपने कोई प्राइवेट चैंपियनशिप लड़ी थी किसी भी खेल में या खेली थी या कोई भी प्रतियोगिता और आपके पास एक केवल सर्टिफिकेट है स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का, तो वो ऐसे नहीं मान्य हो जाएगा, आपको उस फॉर्मेट पर देना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस ऑप्शन में यस तभी करिएगा जब आप उसको बनवाने में सक्षम हो, अगर नहीं बनवा पाएंगे तो बेकार में जो है उसको मत करिएगा। फिर उत्तर प्रदेश सरकार के राजकीय कर्मचारी जो हैं, बेसिक शिक्षा परिषद, पहली बार जो है बेसिक शिक्षा परिषद के लिए स्पष्ट रूप से खुल के लिखा है, अभी तक नहीं लिखा रहता था, क्योंकि इनको जो है राज्य कर्मचारी वाली श्रेणी में नहीं माना जाता है, जो भी वजह हो इनका एक अलग ही कैडर माना जाता है। तो बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक है या शिक्षणेतर कर्मचारी जो शिक्षक नहीं है लेकिन शिक्षणेतर है, उनको भी मान्यता इसमें छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अनुदानित यानी जो एडेड कॉलेजेस में जो है कार्यरत शिक्षक हैं, उनके लिए भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। यानी अब ये 5 वर्ष की कैलकुलेशन कैसे होगी कि 2 जुलाई 1978 के पूर्व का उनका जन्म नहीं होना चाहिए। फिर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है 15 वर्ष होगी छूट की, और उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि प्लस 3 वर्ष के बराबर की छूट अनुमन्य होगी। तो ये सभी जो है आयु सीमा के बारे में है। आयु का जरूर निर्धारण कर लीजिएगा, अगर आप न्यूनतम आयु या अधिकतम आयु वाले में कहीं जो है आप नहीं फिट हो रहे हैं तो जो है आपका अप्लाई करना बेकार हो जाएगा। इसके बाद जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है एनओसी। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, बेसिक परिषद के शिक्षक है, शिक्षणेतर कर्मचारी जिनका विवरण अभी हमने पढ़ा, फॉर्म भरने की डेट से पहले ही उनको अप्लाई कर देना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर यस तो कर देते हैं कि मैं कर्मचारी हूँ और इतने साल से कार्यरत हूँ विभाग में, लेकिन वो अपने विभाग को सूचना नहीं देते हैं, और विभाग को सूचना नहीं देते हैं, और जब उनका प्री हो जाता है तब मेंस के समय विभाग उनसे कहता है कि आपने जब पहले सूचना नहीं दी थी तो अब मैं आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र क्यों जारी करूं। तो इसलिए अगर आप जो है कल आपको फॉर्म भरना है तो आज ही जो है अपने विभाग में जो भी प्रॉपर चैनल हो उसके माध्यम से एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि एनओसी जो है का एक नियम ये भी है कि आप उसमें कार्यरत हैं, मतलब जिस वेतनमान में कार्यरत हैं उससे हायर पोस्ट के लिए ही अप्लाई करने पर जो है दी जाती है, जो मुझे जानकारी है। इसको और अच्छे से समझ लीजिएगा। वैसे नियम यही है, मैंने इसका कोई अपवाद नहीं सुना है, फिर भी आप जो है अपने विभाग में पता कर सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी जो है आरओ या एआरओ के समकक्ष जो है वेतन ले रहे हैं किसी विभाग में, तो मुश्किल है कि आपको एनओसी मिले। तो इस चीज़ को कंफर्म करके तभी अप्लाई करिएगा और तभी यहाँ पर यस करिएगा। एनओसी आपको अप्लाई कर देनी है, भले आपका विभाग एनओसी ना दे मतलब अंतिम तिथि तक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास अप्लाई करने का प्रूफ होना चाहिए।
आप मेंस के पहले तक कभी भी जो है अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर लें, लेकिन एनओसी के लिए एप्लीकेशन दे लीजिए, बाकायदा रिसीविंग या जैसे भी होता है ईमेल वगैरह करते हो वो सब करके अपने पास एक प्रूफ रख लीजिए कि आपने अप्लाई किया था, इस डेट को अप्लाई किया था। ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। अब कुछ और जो है छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे हम लोग चर्चा कर लें। अगर आप कोई गलत सूचना देते हैं तो आयोग को यह अधिकार है कि 5 साल के लिए आपको डिवार कर दे, 5 साल के लिए आयोग की सभी परीक्षाओं से बाहर कर दे। तो इसकी नौबत ही नहीं आने दीजिएगा, सब कुछ सोच समझ के भरिएगा। ओटीआर में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचनाओं संबंधित यदि कोई परिवर्तन किया जाना है, यही बिंदु मैं शुरू में कह रहा था, इसको अच्छे समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने ओटीआर में कर दिया और उसके बाद सीधे आके फॉर्म भरने लगे। यदि ओटीआर में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात डैशबोर्ड पर एक ऑप्शन होगा सिंक्रोनाइज, उसको आपको क्लिक करना होगा। सिंक्रोनाइज कर देंगे तब जाके आपका वो परिवर्तन क्या होगा, वेबसाइट के पर अपडेट हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में जो आपने परिवर्तन किया है, कोई बदलाव किया है, वो अनुमन्य नहीं होगा। फिर आप तो कहेंगे कि मैंने तो सर ओटीआर में चेंज कर दिया था और बाद में जो है वो नहीं चेंज दिखा रहा है। तो ये सिंक्रोनाइज वाला ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ये जरूर कर दीजिएगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन भी आयोग नहीं लेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र पर सशरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार भी नहीं स्वीकार करेगा और गलत या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। तो ये सब सामान्य नियम है, ऐसी नौबत ही ना आने दीजिए। हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण जो आपकी जन्मतिथि लिखी है वही मान्य होगी। मान लीजिए केस हम मानते हैं कि हाई स्कूल में जन्मतिथि कुछ लिखी है, इंटर में गलती से मिसप्रिंट हो गया या जो भी है कुछ और है, तो आपको अभी हाई स्कूल वाली ही भर देनी है और इंटर वाली सही करवाने के लिए तुरंत अभी से एफर्ट चालू कर दीजिएगा जो है। इसके बाद जो है मुख्य परीक्षा जब आएगी तब सारी शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में जितने भी आपने दावे किए हैं सभी के अभिलेख आपको स्वप्रमाणित करके जो है हार्ड कॉपी में भेजना पड़ेगा। प्रीलिम्स के समय यानी अभी कोई भी चीज़ जो है नहीं ज़रूरत है। इसके बाद अगर आप किसी भी सिचुएशन में आपने मान लीजिए आप एआरओ के लिए एलिजिबल नहीं थे, आपने उसमें यस कर दिया, वैसे तो आपको ध्यान से देखना चाहिए, आगे लिखा हुआ है पूरा, इधर देखेंगे तो इस तरह से फॉर्म में खुलता है, आधे में इधर लिखा हुआ है, पद लिखा हुआ है और पद की पूरी योग्यता लिखी है, यहाँ पर यस और नो लिखा हुआ है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो क्यों गलती करें, अगर आप एआरओ के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो एआरओ में स्पष्ट रूप से नो कर दीजिए, यस करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहीं पर यह कहा गया है कि जो अभ्यर्थी कालांतर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाए जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का ही निर्णय अंतिम होगा। बाकी वही सब कॉमन बातें हैं जो हमने पहले की हैं। फिर माइनस मार्किंग इसमें लागू है, निगेटिव मार्किंग लागू है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर ही मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, यानी प्री में जितने लोग फॉर्म भरेंगे, और इस बार तो मुझे लग रहा है कि सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं प्रीलिम्स के फॉर्म के। जो मेरा एक अनुमान है कि 12 से 15 लाख तक फॉर्म जो है इस बार पढ़ सकते हैं। तो सोच लीजिए 411 पदों के लिए कितनी ज़बरदस्त फाइट होने जा रही है। तो इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत ही सीरियस होकर जो है तैयारी करना है। तो 15 गुना लोग मेंस के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे। इसके बाद जो है सब कुछ वही है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग वाली बात दी है। और एक जो है मिनिमम इफ़िशियंसी क्राइटेरिया भी होता है जिसको न्यूनतम दक्षता मानक कहते हैं। ये SC ST कैटेगरी के लिए 35% है। इसका मतलब क्या है, इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक आबलिक मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वो श्रेष्ठता और चयन सूची में सम्मिलित नहीं होंगे। वैसे ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि इतना हाई मेरिट जाती है कि 35% वाला कोई सेलेक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन एक नियम बना रखा है उन्हें कि अगर SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं
तो 35% है, और अगर जो है अन्य श्रेणी के हैं जैसे ओबीसी जनरल हैं तो उनको 40% न्यूनतम अंक प्री या मेंस जो भी जिस भी परीक्षा की बात हो उसमें प्राप्त करने ही होंगे, तभी वो सेलेक्ट हो सकते हैं। चाहे कितनी भी मेरिट लो चली जाए, लेकिन अगर वो 40% जो है नहीं न्यूनतम पाए हैं तो उनको क्वालिफाई नहीं कराया जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है, लेकिन ये कंडीशन कभी संभव ही नहीं है, असंभव वाली स्थिति है ये, लेकिन एक नियम बना दिया गया है। अब एक और जो है आप लोग की क्वेरी रहती है जो यहाँ 22 नंबर पे लिखी हुई है, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी में तभी लिया जाएगा। बहुत ध्यान समझिए कि कोई जो है आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी है, यानी रिजर्वेशन किसी तरह का उसके पास है, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी एसटी हो, उसको जनरल में तभी कंसीडर किया जाएगा या जनरल के पदों पर तभी उसका सिलेक्शन होगा, उसका क्वालिफाई कराया जाएगा जब उनके द्वारा प्री या मेंस के स्तर पर योग्यता मानकों में कोई लाभ या रियायत ना लिया गया हो। आप इसको समझ गए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि मैं एससी में हूँ, अगर मैं जो है ज़्यादा नंबर पाता हूँ तो क्या मैं जनरल वाले की जगह पे सेलेक्ट हो सकता हूँ। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ये नियम बना दिया गया है कि अनारक्षित श्रेणी के पदों पर कोई आरक्षित श्रेणी वाला तभी समायोजित होगा। समायोजित होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए 2 पद हैं ओबीसी, 2 पद हैं जनरल के और 2 पद हैं ओबीसी के। केवल एक मतलब हाइपोथेटिकल बात है ये। ओबीसी वाले के बहुत ज़्यादा नंबर आ गए, इतने ज़्यादा आ गए कि वो जनरल वाले से ज़्यादा पा रहा है। तो पहले क्या होता था कि एक सीट जो है जनरल की ओबीसी वाला जो है उस पर समायोजित हो जाता था, मतलब ओबीसी जनरल की एक सीट कम हो जाती थी जनरल की कैटेगरी के लिए, उस पर ओबीसी वाले का सिलेक्शन हो जाता था। ये पहले की सिस्टम था। लेकिन अब ये है कि अगर आप प्री और मेंस में पहले ही रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं तो आपको जो है भले ही आप कितने ज़्यादा नंबर ले आएँ, आप जो है जनरल वाले की सीट एक्वायर नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है मुझे आपको बात समझ में आ गई हो। अब सारी जनरल बातें लिखी हैं कि अंतिम तिथि तक जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाना चाहिए, आपको अंतिम तिथि का इंतज़ार ही नहीं करना है। और ये जो फ़ीस जमा करने वाला है ये तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि फ़ीस अगर आप आखिरी में जमा करेंगे तो ये फंस जाता है। बहुत लोगों के साथ ये समस्या पहले हो चुकी है। फिर आपको आप जो है जो आपने सूचनाएं भरी हैं उसकी PDF या प्रिंट आउट को सुरक्षित रखना है। महिला अभ्यर्थियों के केस में जो है क्या करना है, पिता के पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो अगर कोई महिला है और वो जाति वाला छूट भी अप्लाई कर रही है, वैसे महिलाओं का खुद ही रिजर्वेशन है, तो अगर उनका जाति प्रमाण पत्र बनना है तो पिता के पक्ष से वो निर्गत होगा। आयोग में अगर आप कोई क्वेरी करते हैं कि मैंने ये डिग्री डिप्लोमा किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, तो वो उसका जवाब नहीं देगा। ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 में, मतलब उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद सोचनी समझनी है। अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में भी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, मुझे ध्यान आ रहा है, तो यहाँ पर ये मैंने टिक इसीलिए किया था कि बताऊँगा मैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? पुत्र आते हैं, पुत्री आते हैं, पौत्र आते हैं। पौत्र का मतलब पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र, और पौत्रियाँ आती हैं, यानी पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री, विवाहित चाहे अविवाहित कोई भी कंडीशन हो, वो जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित की श्रेणी में आते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा आपको जानना हो, किसी का ऐसा मामला हो, तो ये एक शासनादेश संख्या दे रखी है, इस शासनादेश को ढूंढ लीजिए, 2015 का है। उसमें जो है सारी बात लिखी है, और इसके लिए DM द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट होता है, उसका भी यहाँ पर वो दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है। कोई आपके पास मुकदमा चल रहा हो, किसी वजह से FIR हुई हो, कोई आपराधिक केस चल रहा हो, तो वो सब अगर आप छुपाते हैं या कोई चीज़ तथ्य छुपाते हैं तो उसके लिए आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। ये सब कहानी यहाँ पर लिखी है, पढ़ लीजिएगा। फिर प्रारंभिक परीक्षा है तो 40 जिलों की सूची है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ मैंने देखा था 40 ही है। वो 40 जिलों की सूची दी है, उन्हें वहीं पर वो परीक्षाएं होंगी।
और सेंटर का शायद चॉइस करने का नहीं है, कमेंट करके बताइएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने उसकी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। अब सबसे अंत में जो है ये दिया हुआ है पाठ्यक्रम। आपका पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है, वही सिस्टम है प्री और मेंस का। आरओ चाहे एआरओ दोनों में कॉमन एग्ज़ाम होता है, बस मेरिट अलग अलग होती है। प्री होती है आपकी 200 नंबर की और मेंस जो है 400 नंबर का, भी आगे मेंस का दिखाएंगे। 200 अंक में जो है क्या होता है, 140 नंबर का जीएस होता है और 60 नंबर का हिंदी होता है। 140 इनमें निगेटिव मार्किंग भी अप्लाई होती है, 1 नंबर का एक प्रश्न होता है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें 2 परीक्षाएं होती हैं। जीएस वाले के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है 140 क्वेश्चन हल करने के लिए, हिंदी के 60 प्रश्नों को हल करने के लिए 1 घंटे का समय मिलता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार 200 नंबर हैं और अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे कि कितनी मेरिट जाती है इसकी जो है। फिर ये परिशिष्ट 4 है, इसमें मुख्य परीक्षा के बारे में दिया गया है। और प्री के नंबर मेंस में नहीं जुड़ते हैं, ये भी किसी ने कमेंट में पूछा था तो मुझे याद आ गया, बता दूं। प्री के नंबर मेंस में नहीं जुड़ते हैं, प्री केवल क्वालिफाइंग है। प्री आप पास कर लीजिए, उसके बाद प्री के नंबर से आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आपको मेंस के नंबर के आधार पे फाइनल सिलेक्शन की मेरिट तैयार होती है। फिर जो प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही क्या होगा, आपका जीएस और हिंदी होगा। जो पहला प्रश्न पत्र होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 नंबर होगा। 120 क्वेश्चन होंगे किसमें, जीएस में, जो मुख्य परीक्षा में है, और 120 वहाँ 140 का होता था, 120 का, यही अंतर हो गया। और इसके बाद जो है अगर सामान्य हिंदी आलेखन की बात करें, जो हम पूरा इस पर कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, तो परंपरागत 250 ये 100 नंबर का होगा। इसमें पत्राचार जो है, सारांश लेखन, शीर्षक लेखन, फिर उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये पूरा दिया हुआ है। उसके बाद खंड 2 में जो है ऑब्जेक्टिव हिंदी होती है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन तो प्री जैसे ही होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है 60 नंबर का ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक जो है ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक कम हो जाता है, पर्यायवाची यहाँ से हट जाता है, केवल 5 ही टॉपिक बचते हैं, उनके 6-6 शब्द आते हैं और उनके नंबर दुगने हो जाते हैं। और प्री में क्या होता है, 10-10 शब्द आते थे और 10 सभी के लिए जो है नंबर जो है उतने ही रहते थे। तो 60 नंबर वहाँ पर होता था, यहाँ भी 60 ही है, लेकिन 6 शब्द जो है मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे और टोटल जो है पूर्णांक उतना ही रहेगा। फिर हिंदी निबंध में 3 होते हैं और सभी में 3-3 खंड होते हैं, सभी से 1-1 अनिवार्य रूप से निबंध लिखना रहता है। ये निबंध टोटल 40-40 नंबर मिला के 120 नंबर के 3 निबंध हो जाते हैं। इस प्रकार जो है मेंस संपूर्ण जो है 400 नंबर होता है और 275 प्लस का आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और समीक्षा अधिकारी सचिवालय में बनना चाहते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं। अभी ज़्यादा नहीं, 4-5 महीने पहले ही मैंने एक कैटेगरी मतलब कट ऑफ पे वीडियो बनाया था, वो आप चैनल पे ढूंढ के देख सकते हैं। उसमें प्री मेंस सब जो हर साल का कट ऑफ का मैंने जिक्र किया है। अब प्रारंभिक परीक्षा आपको पास करनी है। आप देख रहे हैं सीटों की संख्या अच्छी है, लेकिन 2021 से तो ज़्यादा ही है। 2021 में 350 ही सीटों पे सिलेक्शन हुआ था, तो 130 प्लस की मेरिट जाने का अनुमान लगाया था। हालांकि ऑफिशियल डेटा नहीं है ये, क्योंकि आज तक ऑफिशियली ये अनाउंस ही नहीं हुआ है कि प्रीलिम्स की क्या कट ऑफ गई थी 2021 में, लेकिन 130 गई थी क्योंकि सीटें जो है कम थी। तो तब भी जो है चूँकि इस बार फॉर्म ज़्यादा पड़ेंगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आरओ के लिए लोगों में ज़्यादा सजगता है। ऐसी स्थिति में ये मान लीजिए कि सामान्य वर्ग अगर आरओ सचिवालय की बात की जाए तो किसी भी स्थिति में 130 के नीचे मेरिट जाने की संभावना मुझे तो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जहाँ पर सामान्य स्नातक की बात है, सामान्य स्नातक के पद ज़्यादा हैं, यानी आरओ के पद ज़्यादा हैं, तो निश्चित रूप से कंपटीशन भी तगड़ा है। और अभी लोग पीसीएस से खाली हुए हैं, जिनको प्री देना था, जिनको मेंस देना था, अब कोई एग्ज़ाम है नहीं, अगला पीसीएस में अभी समय है, तो सभी लोग इसमें अप्लाई करेंगे। इस समय एक्चुअल में कोई भी बड़ी परीक्षा नहीं है, तो सबसे बड़ी परीक्षा यही है। और सामान्य स्नातक की जो है आप देख ही रहे हैं कि 350 से ज़्यादा पोस्टें हैं, तो
बहुत तगड़ा जो है कंपटीशन होने जा रहा है। तो किसी भी हालत में 130 प्लस से नीचे आरओ पे तो सिलेक्शन नहीं होना है। और एआरओ के बारे में तो इस बार अनुमान ही लगाना कठिन है, क्योंकि एआरओ में हमेशा ये माना जाता था कि आरओ से 8-10 नंबर कम मेरिट जाती है हर उसमें, लेकिन इस बार एआरओ की पोस्टें ही मुश्किल से 70-80 हैं। अब उसमें सारे कोर्सेज तो अलाउ कर दिए गए हैं, शायद ही कोई ऐसा कंप्यूटर का कोर्स है जो अलाउ नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में एआरओ में बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एआरओ के लिए लोग अप्लाई करेंगे, पोस्टें कम हैं, तो ये तो आरओ वाली मेरिट को भी पार कर जाएगी। इसमें कोई बड़ी जो है अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। फिलहाल अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। मैंने जो आपको पीछे वीडियो का वो बताया था, जो अप्लाई मैंने आपको दिखाया था ना कि जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो है उसको फिर से देख लीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए। उसमें जो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे उसको पढ़िए। और ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रेटजी पे भी बात नहीं करूँगा, थोड़ा समय दीजिए, स्ट्रेटजी पे फिर जो है हम बात करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए लोग पूछ रहे थे, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है, जनवरी से पढ़िए। क्योंकि अगर 4 फरवरी को भी मान लीजिए लोग कह रहे हैं, मैं एक बार कंसीडर कर लूँ कि 4 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, तो जनवरी 2024 का कुछ भी उसमें नहीं पूछा जाएगा। तो जनवरी 2023 से और दिसंबर 2023 तक का पूरा करंट अफेयर्स पढ़िए। करंट अफेयर्स को 2 फेज में कर लीजिए, जनवरी से जून। इसमें आपको केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने हैं, एक रिवीजन के लेवल के, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। लेकिन जुलाई से दिसंबर ये आपको ऐसे पढ़ना है कि इसमें आपको कुछ नहीं छोड़ना है। आप इसके लिए कोई वार्षिकांक ले सकते हैं, बहुत सारी वार्षिकांक इस समय आई हुई हैं, तो आपका ये पुराना वाला उससे कवर हो जाएगा। वार्षिकांक का एक फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं उनको वो लोग हटा देते हैं पत्रिका से, तो आप उससे पढ़ लीजिए। बाकी आप जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे थे उसको करते रहिए। और अभी करंट अफेयर्स में जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, जो मैंने आपसे वादा किया था, जैसे खनिज उत्पादन का डेटा, कृषि उत्पादन का डेटा, पूरी आर्थिकी जो है 2023 की, यूपी की पूरी आर्थिकी, यूपी का पूरा जो है करंट अफेयर्स का एक कंपाइलेशन, ये सब चैनल पे आएगा। थोड़ा धैर्य रखिए। बाघ गणना रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, अगर जो है कुछ नया डाटा, मतलब जो भी नया डेटा है सब चैनल पे भी जो है अपडेट किया जाएगा। एग्ज़ाम थोड़ा और करीब आ जाए, अभी आप जिस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करिए। ये नहीं कि फॉर्म आ गया तो आप हड़बड़ा जाएं और विचलित हो जाएं, इधर उधर किताबें जो है नई नई किताबें खरीद के लाके ढेर लगा लें, फिर आप टेंशन में आ जाएं कि अब 3 महीने में से कैसे ख़त्म होगा। तो मैं आपको यही सलाह देता हूं कि धैर्य रखिए। जिस स्ट्रेटजी से, जिस सोर्स से आप पढ़ रहे थे उसी को आप पढ़िए। जो अभी तक आपने पढ़ा है उसकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। जो लोग नौकरी में हैं उनको मेरी सलाह है कि अगर उनको कोई भी छुट्टी मिल सकती है तो अब सही समय है कि आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर दीजिए। कुछ नहीं तो दिसंबर और जो है जनवरी, ये तो आपको पूरी छुट्टी जो है पे रहना ही चाहिए, अगर हम मान के चलते हैं कि 4 फरवरी को एग्ज़ाम होने जा रहा है तो। और अगर आप नौकरी के बहुत ज़्यादा मोह में नहीं हैं, लीव विदाउट पेमेंट मिल जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप आरओ के लिए कितना ज़्यादा जो है त्याग कर सकते हैं, कितना बलिदान कर सकते हैं। तो 1-2 महीने की सैलरी का बलिदान कर दीजिए और छुट्टी ले लीजिए, लीव विदाउट पेमेंट वाली ले लीजिए अगर आपके यहाँ संभव है, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि क्या संभव है क्या नहीं है। लेकिन बस मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि ये जो अंतिम 3 महीना है यही आपके जीवन में निर्णायक हैं। कितनी इंतजार के बाद 2021 के बाद अब 2023 के अंत में ये वैकेंसी आई है। 2024 में तो अगली वैकेंसी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। 2025 में अगर आएगी भी तो जो है इसी तरह से आखिरी में आएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आपके सामने ये सुअवसर है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा था, नहीं सीरियस थे, किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी और समस्या से, किसी घरेलू समस्या में ग्रसित थे, परेशान थे, तो कम से कम अब जो ये 3 महीने का समय है इसको आप सीरियसली यूटिलाइज कर लीजिए। निश्चित रूप से आप जो है 3 महीने में, क्योंकि जान लीजिए जब इंसान डरा हुआ होता है, जब इंसान प्रेशर में होता है, जब उसमें एड्रेनालिन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा होता है,
उस समय जो असंभव काम होते हैं, मतलब असंभव, आप सोचते होंगे कि अरे ये घटना चक्र तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं, आप एक हफ्ते में पूरी घटना चक्र इधर से उधर पार कर देंगे, मुझे पता है। तो आपको बहुत सीरियस होकर, बहुत कंसंट्रेट होकर, बिना किसी भटकाव के, और भेड़ चाल में मत पड़िए। जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, जिस सोर्स को भी, जिस मेंटर को भी, जिस कोचिंग को भी, जिस संस्था को भी, जिस व्यक्ति को भी आप अब तक फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि गुरु रोज नहीं बदले जाते हैं, या जो भी आपका मार्गदर्शक है उसको रोज नहीं बदला जाता। ये नहीं कि 2 महीने पहले आपके गुरु कोई और थे, एकदम से गुरु और बदल जाए, तो ये मत करिएगा। आपको हड़बड़ी में नहीं आना है। जैसे भी पढ़ रहे थे, जिन किताबों से पढ़ रहे थे, अपने रिसोर्सेज को सीमित ही रखिए, कुछ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। अभी मार्केट में आपको बहुत नई नई किताबें दिखेंगी, जिनकी PDF, जिनके स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप्स में टहलेंगे, सर्कुलेट होंगे। फिर आप कहेंगे अरे ये वाली तो मेरे पास नहीं है, अरे वो वाली तो मेरे पास नहीं है, सबके पास है मेरे पास तो नहीं है, अब मैं कैसे सिलेक्शन मेरा होगा। ये सब जो बचकानी प्रवृत्तियां हैं, इनसे निजात पाइए। जैसे पढ़ रहे थे, जिन सोर्सेज से पढ़ रहे थे, जिन नोट्स से पढ़ रहे थे, उन्हीं पर विश्वास रखिए। अपना जो क्या कहते हैं, जो स्रोत हैं उनको कम करिए। रिवीजन को मल्टीपल टाइम्स कर लीजिए। बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं होगा। आप किसी भी सब्जेक्ट को 50% पढ़िए, लेकिन 50% को अगर 4 बार रिवाइज कर लीजिए तो आप उस कैंडिडेट से, उस एस्पायरेंट से ज़्यादा जो है पावरफुल परफॉर्मेंस करेंगे, जिसने 100% तो पढ़ा है लेकिन रिवीजन नहीं किया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, कम पढ़िए लेकिन रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करिए। और एक और सलाह है, वैसे तो उस स्ट्रेटजी वाले वीडियो में मैंने बार बार बताया है कि अब सही समय है आपको प्रैक्टिस सेट, अगर आपके पास फुल प्रैक्टिस सेट है, कहीं से भी किसी का लिया हो, मैं कुछ रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी का, अपना जरूर रिकमेंड करता हूँ। डिकोड एग्ज़ाम का लेना चाहें तो आप केवल प्रैक्टिस सेट भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिस वाला नंबर है, उस पर जो है मैसेज कर दीजिए, टेस्ट सीरीज लिख के, RO टेस्ट सीरीज लिख के आपको जानकारी दे दी जाएगी। हफ्ते में 1 टेस्ट कम से कम लगाइए, 2 लगाइए तो और बेहतर है, क्योंकि अब आपको एग्ज़ाम वाले माहौल में ढलना है। और जब आप प्रैक्टिस करें उस समय ये सोच के करें कि हमको बिल्कुल समयबद्ध रूप से, अगर हिंदी के 60 क्वेश्चन 1 घंटे में एग्ज़ाम में करने हैं, तो उसी तरह से घर पे भी आप जब कर रहे हैं तो 1 घंटा बिल्कुल बैठ के उसी, ये मान लीजिए कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में हैं और निगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये नहीं कि जो है जो कुछ मन में आया सब कुछ टिक करते चले गए। आपको गैस वैस नहीं करना, आप बिल्कुल वही मान के चलिए कि आप निगेटिव मार्किंग वाले ही तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उस तरह से आप जो है प्रैक्टिस करिए। और आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, अभी भी समय है। 3 महीने में भी आप जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, बेहतर रिजल्ट की अपेक्षा कर सकते हैं। हम तो बस एक ही चीज़ में विश्वास करते हैं कि हम आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। हम आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, आपकी समस्याओं को, आपके रास्ते में जो कुछ बाधाएं हैं उसको हटा सकते हैं, आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, सारी चीज़ें बता सकते हैं। करना आप ही को है और कोई भी आपको केवल मार्गदर्शन ही दे सकता है, करना आपको ही। इसलिए आपको अपने ऊपर विश्वास करके जो है ये सिलेक्शन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जुट जाइए। 3 महीना भी कम नहीं होता है, बड़ी बड़ी बाजियां पलट जाती हैं 3 महीने में। तो ये तो RO प्रीलिम्स हैं। 100 टॉपिक जो मैंने बताए हैं उसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए। और अभी चैनल पर जो कुछ चीज़ें हैं वो और एक्टिवली स्टार्ट होंगी। करंट अफेयर्स के लिए भी रिवीजन का सब कुछ शुरू होगा। तो इन्हीं सब जो है बातों के साथ आज मैं विदा लेता हूँ। और कोई और चीज़ आपको जाननी होगी तो कमेंट करिएगा। अभी वीडियो का ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी एक बार और जो है फॉर्म की लास्ट डेट के पहले जो है इसको बता दिया जाएगा जो आपके कन्फ्यूजन्स होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।